हो क्या रहा है, एक पॉइंट को अगर हम पकड़ेंगे तो उससे कुछ समाधान कम आएंगे। लेकिन जैसे हम बोलते हैं किसी भी बड़े काम में या किसी भी सामाजिक कार्य में कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट एक बार देखना पड़ता है। अगर कोई रिसर्च करें तो सोशल रिसर्च है उसमें सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है, उस पे चारों तरफ के आयाम को देखना पड़ता है। मैंने इंजीनियरिंग की थी और जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग करके और पढ़ाना शुरू किया कॉलेज में, तो आप सब ने उस महान व्यक्ति का नाम सुना होगा, भाई राजीव दीक्षित जी का। सौभाग्य से उनके जाने के थोड़े से दिन बाद मुझे उनका सुनने का मौका मिला। तो केवल सुनने से काम नहीं चला, फिर उस पर प्रैक्टिकल करने के लिए चले तो बहुत कुछ निकल के आया। इसमें थोड़ी सी चर्चा यहाँ हम करेंगे। डॉक्टर साहब गए थे हमारे उधर गांव में, कार्यक्रम करते हैं हमारे समाज के, उनमें मुख्य अतिथि के रूप में हम बुलाते हैं। तो एक बार चर्चा ये चल रही थी कि क्योंकि हम तो शिक्षकों के बीच में हैं और मेरा तो सौभाग्य ये रहता कि मैं यहाँ पे सुनता, लेकिन आज आचार्य जी ने बोला कि भैया आपको सुनील खेती की इस विषय पे बात करने के लिए आना है, तो चलो कर लेते हैं। एक दिन इसी चर्चा पे मेरे को जो गहराई से एक बात समझ आई वो ये आई कि शिक्षक साधारण नहीं होता, और ये तब आई थी जब मैं पढ़ा रहा था उस टाइम कॉलेज में। एक हाथ में उसके विनाश है और एक हाथ में उसका सृजन है। तो फिर जब इस दोनों बातों को एक साथ जोड़ के देखा तो फिर ये धीरे धीरे करके देखना शुरू किया कि सृजन कैसे है और विनाश कैसे है। तो फिर थोड़ा सा चाणक्य को देखना शुरू किया, थोड़ा सा उस तरीके से पूरे सभी आयामों को देखना शुरू किया, तो काफ़ी कुछ निकल के आया। फिर इसको अपनी ज़िंदगी में देखने की शुरुआत जब करी, अब ये लगने लगा कि सच में ऐसा है कि अगर शिक्षक चाहे तो सृजन भी कर सकता है, शिक्षक चाहे तो विनाश की तरफ भी लेके जा सकता है। वो शिक्षक की विचारधारा पे डिपेंड करता है। एक और जो चर्चा मेरी समझ में आई थी उस सत्र में जो आचार्य जी ने लिया था, डॉक्टर साहब ने, वो ये थी कि जो न्याय दर्शन है भारतीय संस्कृति में, वैदिक परंपरा में, उसमें पूरी सृष्टि का कुछ भी रिसर्च का काम है, पूरी सृष्टि का, वो किसी छोटी सी शंका से शुरू होता है। दिमाग में शंका बनी, उस शंका को समाधान करने के लिए आदमी खोजता रहा, तो उसके फिर समस्या समाधान और फिर रिसर्च निकल के आती है। इसी विषय को जब 2011 में भाई राजीव दीक्षित जी की एक क्लिप और एक व्याख्यान को सुनने के बाद समझ आया, तो पता ये चला कि इस समय हम जब यहाँ बैठे हैं तो इस विकल्प या ये कह सकते कि समस्या के शिखर पर हम बात कर सकते हैं कि आज हम यहाँ बैठे हुए सभी लोग या पूरा भारत जब खेती की तरफ देखता है तो खेती की जितनी फसलें हैं उनमें एक भी बीज आज अपना देसी नहीं है, जो हमारे बुजुर्ग हजारों साल से बोते आए। पूरी तरीके से जो बीज हैं वो अब कंपनियों के आधारित है, कंपनियों की गुलामी में आज किसान पूरी तरह है। दूसरे नंबर पे जब हम खेती से निकल के आते हैं तो फिर नंबर आता पशुओं का। पशु 100% आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान पे है। कहीं भी सांड अच्छी नस्ल के, कहीं भी भैंसे नहीं बचे हैं, पूरे भारत की बात है। और जो इन दोनों चीज़ों से, इन दोनों समस्याओं से निकलने वाला जो भयानक परिणाम है वो ये है, मैं करनाल से हूँ। करनाल छोटा सा एक शहर है जिसमें 15-20 लाख की आबादी होगी। वहाँ पे इतने IVF सेंटर हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कृत्रिम गर्भाधान जो बच्चे पैदा करने के लिए भी हो रहा है। अकेले करनाल में जो बहुत अच्छी स्थिति में है खेती के मामले में, वहाँ पे 1,30,000 बच्चे टीकाकरण से पैदा हुए हैं 2023 में। ये हालत एक जिले की है। अगर मैं खेती को देखूं तो बीजमारी की तरफ हम हैं, जब मैं पशुओं को देखूं तो बीजमारी की तरफ हम हैं, और जब मैं समाज को देखता हूं तो नपुंसकता और बांझपन इतना है कि एक छोटे से जिले में 1.25 लाख से ज़्यादा बच्चे IVF से पैदा हो रहे हैं। तो बीजमारी यहाँ पे भी है, बांझपन नपुंसकता उस लेवल की है। अगर इन तीनों बातों को एक साथ देखा जाए, बड़े सीन में, बड़े सिनेरियो में देखा जाए, तो ऐसा लगने लगा है कि ये समस्या अस्तित्व की समस्या बन चुकी है। अगर खेतों के बीज खत्म हो गए तो क्या बचेगा अपने पास, पशु खत्म हो गए तो क्या बचेगा, और IVF इतने लेवल पे बढ़ेगा तो क्या बचेगा। 2015 में मैं मुंबई गया
तो एक रिश्तेदार के पास गया था, तो उनका एक बिजनेस था इसी से जुड़ा हुआ, वैसे घूमने गया था तो उनके साथ चला गया डॉक्टर के पास। तो 2015 में मैंने वो डॉक्टर से पूछा, IVF स्पेशलिस्ट थे वो, कि डॉक्टर साहब मुंबई में कितने हॉस्पिटल होंगे जो IVF पे काम कर रहे होंगे। तो 2015 में उन्होंने बताया था 103 हॉस्पिटल थे पूरे मुंबई एरिया में। और जब 2022 के जुलाई में मैं गया और फिर मैंने इसी उस पर चर्चा की, तो पता चला वहीं पे कुछ साथी ऐसे थे जो मेडिकल लाइन से थे, 2500 IVF सेंटर केवल 7 साल में बढ़ गए। इन चीज़ों को समझने के बाद ये लगने लगा कि क्या ये जो आग लगी है समाज में, क्या यह मेरे घर तक नहीं आएगी? जो आग पड़ोसी के घर में, वो कितने दिन तक पड़ोसी के घर में रहेगी, मेरे घर तक नहीं आएगी। ये सारा का सारा जब सीन चला दिमाग में, तो ऐसा लगने लगा कि समस्या भयानक है और ये समस्या मेरे बच्चों पे भी आने वाली है, तो इसलिए निकलना पड़ेगा घर से। क्योंकि अकेले की अगर किसी की एक परिवार की समस्या हो तो आदमी सोच सकता है, लेकिन जब ये लगने लगे कि ये समस्या आने वाले समय में बहुत बड़ा विराट रूप लेगी, तो फिर उसमें कुछ बड़े लेवल पे सोचना पड़ेगा। निष्कर्ष और कंक्लूजन की अगर बात करें तो कंक्लूजन यही है कि पशुओं की बात हो, मानव की बात हो, खेती की बात हो, तो अस्तित्व खतरे में है। तो ये अस्तित्व जब खतरे में आया तो ये अपने आप हो जाता है क्या? तो फिर एक प्राकृतिक सिद्धांत ये कहता है कि कभी कुछ भी अपने आप होता नहीं है। ये तो विज्ञान भी कहता है कि कोई भी, जब तक कोई भी बल नहीं लगेगा, कोई भी प्रयास नहीं होगा, तब तक कोई भी चीज, कोई भी व्यवस्था बदलेगी नहीं। तो व्यवस्था या प्रयास या कोई भी चीज अपनी स्थिति बदलेगी तो उसके लिए बल या प्रयास करने पड़ेंगे। अब इस सार्वभौमिक सिद्धांत को अगर देखो तो फिर पिछले कई सौ साल को देखना पड़ा, तो एक चीज निकल के आई। मैं आपके बीच में एक बात सवाल पूछता हूं, जब आप अपना पिछला 30-35 साल को के समय को अगर देखो तो आपको लगेगा, जैसे मैं देख रहा हूं पिछले 25 साल को, कि मेरे गांव में हॉस्पिटल नहीं थे, लगभग ना के बराबर थे। हो सकता है आपके गांव में, आपके आसपास भी हॉस्पिटल नहीं थे। अगर अस्पताल नहीं थे तो इसका मतलब बीमारियां भी कम थी, तो डॉक्टर भी नहीं थे। अगर बीमारियां नहीं थी तो समाज बहुत अच्छा था। अगर ये 20 साल पहले की ऐसी हालत है तो 50 साल पहले जाओगे तो और बीमारियां कम होंगी। और जब बुजुर्गों की बात करो तो मैंने तो गांव में बुजुर्ग देखे हैं जो 100, 110, 105 साल के भी हैं। अभी 118 साल के बुजुर्ग गुजरे हमारे रिलेशन में। तो वो समय जब पूरा समाज का वो बुजुर्ग जो लोग 100-125 साल जीते हो, तो वहां पे बीमारियों की जो हालत है वो लगभग ना के बराबर होगी। मैं अगले अपनी इस चर्चा में कुछ पॉइंट्स बीच में बताऊंगा। उन पॉइंट को अगर आप याद रखो तो मैं ये चाहता हूं कि आप उनको एक बार गूगल करेंगे जरूर, क्योंकि वो गूगल पे जो निकल के आएगा वो मेरी बातों को क्लैरिफाई भी करेगा, सर्टिफाई भी करेगा और ये बताएगा कि वैश्विक स्तर पे और सामाजिक और भारतीय मतलब राष्ट्रीय स्तर पे क्या क्या हो रहा है, उससे हम एक बार अवगत हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम जिस स्ट्रीम में चल रहे होते हैं उस स्ट्रीम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बाकी चीज़ें छूट जाती हैं। जब मैं इस खेती की और इस बीमारियों की पूरी हालत को समझ रहा था, जब तीनों तरीके के तीनों बीजों के अस्तित्व पे खतरे को समझ रहा था, तो एक विषय निकल के आया कि ये हुआ कैसे। पता चला 1905 में जब भारत गुलाम था और दुनिया की 71 देश एक ही साम्राज्य के अंदर थे, तो एक कमीशन बैठता है, दुनिया में कमीशन बैठता है। उस कमीशन का नाम है द रॉयल कमीशन। एक तो हिल्टनियन कमीशन था, वो दूसरा था, एक है फ्लेक्शनर कमीशन। अब्राहम फ्लेक्शनर नाम का एक अंग्रेज बैठता है और उसको एक व्यवस्था फंडिंग करती है। वो व्यवस्था उसी की है जिसका नाम रॉकफेलर फाउंडेशन है। और वो व्यवस्था जब फंडिंग करती है तो उस फंडिंग से निकल के ये आता है कि वो जो टीम है, जो कमीशन है, वो बैठ के एक निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पूरी दुनिया में अगर कोई चिकित्सा व्यवस्था है बेस्ट लेवल की, वो एलोपैथी है। कब कह रहा है वो? जब पूरी दुनिया में केमिकल खाने वाले, एलोपैथी खाने वाले ना के बराबर है। उस समय पे वो ये कह रहा है कि पूरी दुनिया में एलोपैथी सबसे अच्छी है। अब मैं इन दोनों चीजों को एक साथ लेके देखता हूं। एक तरफ वो कह रहा है कि एलोपैथी अच्छी है, दूसरी तरफ मेरे गांव में, मेरे समाज में बीमार भी कोई नहीं है। तो वो किस आधार पे कह रहा है? जबकि आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी वो तो बहुत ऊंचे स्तर की रही है। मुझे
राजीव दीक्षित जी के सुनने के बाद मुझे लगभग 15 साल हो गए कोई छोटी सी टेबलेट खाए हुए। मेरे परिवार में गोलियां नहीं है, दवाइयां नहीं है, बीमारियां नहीं है। तो जब मैं छोटे छोटे आयुर्वेद के नियमों को पालन करने से पूरी जिंदगी स्वस्थ रह सकता हूं, तो फिर एलोपैथी की जरूरत कहां आई, जबकि वो तो कह रहा है कि भाई पूरी दुनिया में एलोपैथी सबसे अच्छी है। तो फिर वो कहता है कि ये है, लेकिन अगर कहीं नहीं है, ये व्यवस्था एलोपैथी की कहीं नहीं पहुंची है, हम उसको पहुंचाएंगे। तो पूरी दुनिया में जो केमिकल बनाने वाली कंपनियां थी, जो बम बनाने वाली कंपनियां थी, उन्होंने अपना रास्ता बदला और उन कंपनियों के केंद्र में भी रॉकफेलर फाउंडेशन है। आज दुनिया की जितनी एनर्जी है, पेट्रोल है, डीजल है, जितना भी क्रूड ऑयल का काम है वो, सोलर का काम है वो, जितनी भी एनर्जी से रिलेटेड जो भी है, यूरिया, डीएपी और केमिकल फर्टिलाइजर्स है, फार्मा जितना है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो दवाइयों में प्रोडक्ट यूज होते हैं, वो सारे के सारे मटेरियल पे सेंट्रली कंट्रोल रॉकफेलर फाउंडेशन का है। आज की बात कर रहा हूं मैं। और 118 साल पहले लगभग वो आदमी या उस संस्था की एक कमीशन आके ये कहता है कि पूरी दुनिया में एलोपैथी सबसे अच्छी है। जहां ये नहीं पहुंची है वहां पे पहुंचना चाहिए। तो कैसे पहुंचाया उन्होंने? भारत में आने से पहले उन्होंने पूरी दुनिया में, यूरोप और अमेरिका में हरित क्रांति के नाम पे दुनिया भर का केमिकल हजार्ड फर्टिलाइजर डलवाया। इसके अपने अपने देश के अपने अपने पैटर्न बनाए उन्होंने, कहाँ कैसे डलेगा। जैसे हरियाणा में मैं हूँ, तो हरियाणा में एक कॉमन सी बात मैंने बुजुर्गों से पूछी। वो कहते थे कि सबसे पहले जब ये हरित क्रांति के नाम पे केमिकल आया तो इफ्को आया। इफ्को तो सारे भारत में है। क्रिब को एक सोसाइटी है, वो भी आया। फिर ये जो ग्रामीण बैंक आए, वो भी उसी की व्यवस्था है। कि नाबार्ड बैंक आया, नेशनल एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट बोर्ड जो है बैंक है, वो आया। ये सारी की सारी व्यवस्था एक साथ आई। और जब ये इफ्को आया, इफ्को सोसाइटी के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र बने यूरिया, डीएपी के। तो यहां से जब ये निकल के आया तो लोग डलवाते नहीं थे यूरिया अपने खेतों में। बुजुर्गों से, मैंने बहुत सारे बुजुर्गों से, हजारों में मैंने पूछा, जब वो अपने खेतों में यूरिया, डीएपी या केमिकल नहीं डालते थे, तो वो जो इनके एजेंट आते थे, एडीओ, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर जो लगाए इन्होंने, ये कृषि मंत्रालय बनाया, कृषि विभाग बनाया, वो सारे टाई अप करके और क्या करते, रात को डालते और उस पैकेट को जो 5 किलो का, 7-10 किलो का होता, उसको वहीं पे दबा देते। और फिर जब उस फसल में कुछ, क्योंकि एकदम से हैवी केमिकल गया है तो उसका कुछ बूस्ट मिलता है एनर्जी का, तो उससे थोड़ी पैदावार में 10%, 20% बढ़ोतरी आई, तो फिर वो उसी ताक में रहते थे कि भाई हाँ अब इसकी पैदावार बढ़िया आई। पकड़ते थे सबसे, गांव के सबसे ज़्यादा ज़मीन वाले आदमी को और उसका प्रचार करते थे। धीरे धीरे करके पहले 5 किलो यूरिया डला 1 एकड़ में, फिर 10 डला, फिर 20 डला। आज हरियाणा की मैं बात करूं, यहाँ तो पता नहीं है, मेरे को देखना पड़ेगा कितना केमिकल डलता है। एक जगह मैं बात कर रहा था, एक गाँव में एक साथी ने बताया, एक आदमी गन्ने के 1 एकड़ खेत में 23 कट्टे डाल देता है, 12.5 क्विंटल। यहां तक हम आ गए। लेकिन जब भारत में 1968 में हरित क्रांति की बात चली, उससे पहले पूरा माहौल बना। उससे पहले माहौल ये बना कि अमेरिका और यूरोप का जो क्षेत्र है, उसमें हरित क्रांति पहले धड़ल्ले से अपना काम करके वहां के किसानों की हालत खराब करके और फिर यहां सरकी थी। फिर इन सारी चीजों पे जब एक एक करके बात करनी शुरू की या समझना शुरू किया, तो पता चला ये बीमारियां कैसे बन गई। फिर यूरिया की बात करें, डीएपी की बात करें, तो बीमारियां कैसे बनी। अब इसमें फिर एक चीज निकल के आती है कि जैसे मेरे शरीर को यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, ये एक वैदिक सिद्धांत है, जो प्रकृति में है वो मेरे शरीर में है। मैं पूरे साल भर में, अभी हम सर्दी से निकल रहे हैं, इस सर्दी में हमने ऐसी 85 चीजें खाई होंगी जो गर्मी में नहीं खाएंगे, और जो गर्मी में खाने वाली हो सर्दी में नहीं खा सकते। आप जो भर भर के मूंगफलियां हमने अभी खाई हैं सर्दी में, आप 100 ग्राम मूंगफली जुलाई में खा के देख लेना, लीवर डैमेज कर देगी, जबकि अभी तो वो बहुत फायदे की है। तो प्रकृति के हिसाब से पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो चलता है। तो यथा पिंड, जैसा मेरा शरीर है वैसा ब्रह्मांड, यानी मिट्टी भी वैसी है। तो जैसे मेरे शरीर को साल भर में 100 से ज्यादा अलग अलग वैरायटी के खाद्य पदार्थों की जरूरत है, वैसे वैसे मिट्टी को भी जरूरत है।
इन्होंने क्या किया, मिट्टी में 18 तत्व हैं, एग्रीकल्चर जो साइंस है वो कहते हैं कि 17-18 तत्वों की जरूरत है, कुछ सूक्ष्म है, कुछ मुख्य है, कुछ माइक्रो मैक्रो है। तो जब इन दोनों को अगर देखते हैं, तत्व चाहिए 17, दिए हमने 2, यूरिया या डीएपी। यूरिया में नाइट्रोजन पोटास फास्फोरस है तो एनपीके है, और डीएपी में भी फास्फेट यानी वो भी फास्फोरस का रूप है। यानी हमने सारी की सारी संरचना को तोड़ के पोषण के नाम पे केवल नाइट्रोजन पोटास फास्फोरस दिया। अब जब पोषण ऊपर नीचे होगा, चाहिए थे 17-18 तत्व और दिए कितने, 3, तो पोषण का संतुलन आया। और जैसे ही पोषण का संतुलन आया तो बीमारी आएगी, ये गारंटी है। ये भी सिद्धांत है सार्वभौमिक। अगर कैल्शियम बढ़ता है तो रोग है, कैल्शियम घटता है तो रोग है, आयरन बढ़ा तो रोग, आयरन घटा तो रोग। यानी असंतुलन ही बीमारी है और संतुलन समाधान है। इस चीज पे अगर निष्कर्ष देखा जाए तो प्रकृति में कहीं भी आप देखोगे, जैसे ही इस तरफ पूरी दुनिया बढ़ रही थी, क्योंकि जब एक आदमी कमीशन बैठा के और ये कहता है कि पूरी दुनिया में एलोपैथी सबसे शानदार है, तो इसका मतलब ये कि उस आदमी की ताकत कुछ बड़ी है। और बड़ी कितनी, ये कहते हैं कि उस समय तो अंग्रेजों का के साम्राज्य में सूरज नहीं छिपता था। 71 देश, आज भी जो कॉमनवेल्थ देश है वो उन्हीं के हैं। तो ऐसे समय में वो कमीशन बैठा के पूरी दुनिया में प्लानिंग करता है केमिकल एग्रीकल्चर की और केमिकल इंडस्ट्री की। और वहाँ से शुरू करते करते जैसे ही भारत आज़ाद होता 1947 में, अगले ही साल में फिर गुलाम हो जाता है। अब गुलामी का पैटर्न बदल जाता है। गुलामी के आपने अगर सुना हो, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, एक समझौता हुआ था पूरी दुनिया के 50 से ज़्यादा देशों का, गैट एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ में यह था कि व्यापार का सामान्य समझौता बनाया जाए। जब उस सामान्य समझौते को मैंने समझना शुरू किया तो फिर मैंने चाणक्य को थोड़ा समझा। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में यह लिखा कि बाहरी चीजों पर कर बढ़ाया जाए 10% और घरेलू चीजों पर जो अपनी भारतीय चीजें हैं उस पर कर लगाया जाए 4%। जबकि गैट एग्रीमेंट में जो था ट्रेड एंड टैरिफ, टैरिफ है बाहर से आने वाली चीजों पे कर, ट्रेड यानी व्यापार, बाहर से आने वाली चीजों पर जो कर है वो कितना हो, ये वहां पे उल्टा है गैट एग्रीमेंट में। यानी भारतीय चीजों पे कर ज्यादा है तो वो महंगी है, बाहरी चीजों पे कर कम है तो वो सस्ती है। इसलिए आज भारत का सामान कुछ भी नहीं बिकता, हम मैक्सिमम सामान विदेशी यूज करते हैं। एक फोन में डलने वाली चिप है जो 100-150 रुपए की है, मेमोरी चिप, वो भी भारत में नहीं बनती। एक बार चंडीगढ़ में इसको बनाने की फैक्ट्री लगाने की बात हुई थी, काम चल पड़ा और पता चला कुछ दिन बाद कि उसमें आग लग गई। अब वो कैसे काम होता है, वो मतलब छुपे रुस्तम तरीके से जो एमएनसी कंपनी जो काम करती हैं वो उस तरीके से अपना पूरा एजेंडा चला के रखती हैं। तो जैसे भारत आजाद हुआ वैसे ही गुलाम हो गया और उसके बाद एक बहुत लंबा दौर चला और उस लंबे दौर के बीच में एक टाइम आया 1962 का। 1962 में कमीशन फिर से एक कानून बनाया इन्होंने। उस कानून में इन्होंने बनाया एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन एक्ट लेके आए ये। अगर मैं लेके आ रहा हूं साबुन, अगर मैं लेके आ रहा हूं टॉफी, चॉकलेट, पेन, कुछ भी लेके आ रहा हूं, उस पे भाव तय करेगी कंपनी। और अगर एक किसान खून पसीना करता है साल भर, उस पे भाव तय करेगा कोई और। ये जो डबल स्टैंडर्ड समाज में आया, इसके कारण से समाज जब सिस्टम की तरफ देखने लगा कि सिस्टम क्या करेगा, सरकारें क्या करेंगी, उसी तरीके से आपको इस तरफ बढ़ना पड़ेगा, तो धीरे धीरे करके अगले 5-6 साल में जब इसकी पूरी व्यवस्था कर दी गई, हरियाणा की, पंजाब की और इस एरिया की अगर बात करें तो मंडियां हैं, जो एमसी है, जो म्यूनिसिपल कमेटियां हैं, जो उसको बाकायदा लाया गया कुछ चीज़ों पे। अभी पिछले काफ़ी सालों से पूरे देश में एक अभियान चल रहा है मिलेट्स का, मोटे अनाजों पे अभियान चल रहा है। आपने देखा हो तो एक खादरवल्ली नाम के एक रिसर्चर है, डॉक्टर, बहुत बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे उनको प्रमोशन दिया जा रहा है कि भाई आप इस पे काम करिए। लेकिन मैं तो जब 15 साल पहले देखता हूँ या 20 साल पहले देखता हूँ, जब मैं छोटा था, तो उस समय तो ये सारी चीज़ें हर गाँव में थी, जवार, बाजरा, मक्की, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन ये 20, 25, 30 साल में
सारी चीजों को तोड़ के केवल धान, केवल गेहूं, केवल गन्ना, केवल सूरजमुखी, केवल इन एक एक चीजों पे कैसे लाया गया? ये व्यवस्था बनाई गई क्योंकि ये सामाजिक, ये मानवीय व्यवहार है। मानवीय व्यवहार ये है, जो चीज सरलता से मिलेगी आदमी उसकी तरफ जाता है। लगभग 90% से ज्यादा लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया के कि जहां जो चीजें सरल तरीके से आती हैं या मिलती हैं, आदमी उस तरफ जाएगा। तो हर गांव में जब मंडियां आई और लोगों को लगने लगा कि इस मंडी में या तो गेहूं बिकेगा या फिर धान बिकेगा या फिर कहीं पे सूरजमुखी बिकेगी या मक्की बिकेगी, तो उस एरिया के लोगों ने वही चीज, केवल वही चीज पैदा करनी शुरू कर दी। और इसमें फिर एक समस्या निकल के आई कि जब मिट्टी का एक जो क्रॉप रोटेशन जिसको बोलते हैं, फसल बदलीकरण, वो जब टूटा है, पहले 8, 10, 15, 20 फसलें एक साल में होती थी, किसान करता था, मिक्स चीजें बोता था, तो मिट्टी में पोषण पूरा था, नेचुरल। लेकिन अब क्या किया, फसल होगी एक, अब उसमें दे दनादन यूरिया की जरूरत पड़ेगी। यूरिया ने आते ही क्या किया, चाहिए थे तत्व 18, दिए केवल 3, तो मिट्टी का असंतुलन आया। मिट्टी के अंदर पोषण का असंतुलन आया तो बीमारियां आई। और बीमारियां आने के बाद किसी भी डॉक्टर ने, किसी एडीओ, एसडीओ, डीडीए, जितने भी बड़े बड़े लेवल के जितने अधिकारी आए, किसी ने ये नहीं बोला कि भाई इसमें पोषण का संतुलन कर देना। अच्छा ये फंगस आ गई, इस फंगस की ये दवा है। अच्छा ये कीड़ा आ गया, इस कीड़े की ये दवा है। और ये दवा कौन सी है? ये दवा रॉकफेलर फाउंडेशन, जो 100-125 साल पहले जिसने ये कमीशन बैठाया था, उसी की कई सौ कंपनियां हैं जो खाद भी बना रही हैं और दवा भी दे रही हैं। यानी बीमारी भी दो पहले और फिर उसका इलाज भी दो। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जितनी कंपनियां हैं वो सारी उन्हीं लोगों की या कुछ चंद लोगों की जो पूरी दुनिया पे अपना शासन, मतलब फाइनेंशियल तरीके से, आर्थिक तरीके से राज कर रहे हैं। इसी दौर में जब ये चीजें घटित हो रही थी तो बहुत सारी चीजों को जब देख के कनेक्ट करके समझना शुरू किया तो एक चीज और आई, वो आई थी 1975 में। 1975 में एक स्कीम आई, ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। नाम है आंगनवाड़ी। हर जगह पे है ये। गांव में 800 लोगों की जनसंख्या पे एक आंगनवाड़ी है। क्या आया? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, समग्र बाल विकास। जिस समाज में बूढ़े लोग 100 साल से पहले नहीं मरते हों और जिस समाज में शादियां 20-21 की उम्र में हो जाती हों, तो 20 की उम्र में शादी होने का मतलब है कि 21-22 की उम्र में बच्चे वाले परिवार हो जाना। 40-45 की उम्र में दादा मतलब पोता पोती वाले बच्चे हो जाना। 60 की उम्र में अगली पीढ़ी, 80 की उम्र में अगली पीढ़ी, 100 की उम्र में अगली पीढ़ी। यानी जो व्यक्ति 100 साल जिएगा, अगली 5 पीढ़ियां उसके घर में आ चुकी होंगी। तो 5 पीढ़ियों पे जीने वाला ये समाज, ये पूरा देश, जहां आयुर्वेद इतने उच्च स्तर पे रहता हो, वहां पे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट की जरूरत कहां से आ गई? कि बच्चों के बाल विकास की बात होगी, वहां तो ऑटोमेटिक बाल विकास है, तो कहां से आ गया ये बाल विकास की बात? लेकिन आई। और क्या किया इन्होंने? इतना शानदार, इतना सॉफ्ट सिस्टम आया। धीरे धीरे करके उन आंगनवाड़ियों में कौन गया? जो गांव की औरतें हैं उसमें हेल्पर लगाई, आंगनवाड़ी वर्कर लगाई। उनको बोला गया कि करना क्या है, गांव की बुजुर्ग महिलाओं को बोलना है कि अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आओ। क्या दिया गया उनको वहां पे? डबल रोटी, नमकीन, लोबिया, खिचड़ी, ये सारी चीज दी। और उसी आंगनवाड़ी में 100 एकड़ के मालिक की मां भी अपने बच्चे को लेके है वहां पे, और एक मजदूरी करने वाले आदमी की मां भी वहीं पे अपने बच्चे को लेके है। और सभी के हाथ में कटोरा है, खिचड़ी मांगने के लिए, दलिया मांगने के लिए, नमकीन मांगने के लिए। धीरे धीरे करके वो इन्होंने अपडेट किया। जब मैं छोटा सा था, लगभग दूसरी तीसरी क्लास में, तो हमें भी मिलता था 5-5 किलो चावल। अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़े हैं तो सबको मिला है वो। पहले आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी से निकलते ही फिर चले जाओ, फिर सरकारी स्कूलों में मिड डे मील तैयार है, फिर कटोरा तैयार है। जब 12वीं कर लो और BA कर लो, नौकरी तो नहीं है, तो फिर दोबारा फिर बेरोजगारी भत्ते के लिए तैयार है, फिर कटोरा तैयार है।
फिर थोड़ी उम्र बढ़ जाए तो 40 45 50 पार होते ही फिर बोला बुढ़ापा पेंशन ले लो, फिर कटोरा तैयार है। स्वाभिमान की बात पहले जब हम छोटे छोटे थे तो कुछ क्रांतिकारियों की बातें होती थी सिलेबस में, आज आपके पास कुछ है ही नहीं। तो जो जिस बच्चे ने पैदा होते ही अपनी दादी के साथ जाके कटोरा उठाया वो भगत सिंह नहीं बन सकता, वो समाज का चिंतक नहीं बन सकता, वो कटोरा ही उठाएगा। और ये जब पैटर्न चला, इस पैटर्न का परिणाम ये आया, धीरे धीरे करके इन्होंने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम पे धीरे धीरे करके इंजेक्शन देना शुरू किया, आयरन की गोलियां देना शुरू किया, कैल्शियम की गोलियां देना शुरू किया। फिर जो बच्चे आए, फिर इनका अगला पड़ाव था माताओं के, गर्भवती माताओं के रजिस्ट्रेशन करना। तो फिर धीरे धीरे करके गर्भवती माताओं के रजिस्ट्रेशन करके कार्ड बनाना शुरू किया। उन कार्डों में फिर ये लिखना शुरू किया कि इनको आयरन की गोलियां दो, कैल्शियम की गोलियां दो, फोलिक एसिड की गोलियां दो। फिर वो गोलियों पे आ गए। जो सब कुछ नेचुरल था वो धीरे धीरे करके सारे गोलियों पे आके शुरू हो गए। अब इससे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में मैक्सिमम बच्चे धीरे धीरे टीके पे आ गए। जब मैं पढ़ता था तो बच्चे दीवार, मतलब तगड़े तगड़े होते थे तो दीवार कूद के भागते थे कि हमने टीके लगवाएंगे, डर लगता था क्योंकि वो नई नई चीज आई थी। लेकिन धीरे धीरे करके उसकी तादाद बढ़ाते चले गए। और फिर एक स्कीम आई पोलियो की, 2 बूंद जिंदगी की। कौन स्पॉन्सर कर रहा है? बिल गेट्स कर रहा है ना, बिल गेट्स स्पॉन्सर पूरी दुनिया को। उसको क्या पड़ी है भाई, उसको पूरी दुनिया को फ्री में दवाई दे रहा है। ये इतना खतरनाक दौर आया कि 1985 में एक बुक दुनिया में के नजर में आई और वो लिखी गई थी 1948 में, 1948 में लिखी गई, 1984 में आई, 1984 में आई, जिसका नाम था 1984 ही नाम है उस बुक का। उस बुक में क्या है, पूरी दुनिया कैसे चलेगी ये पूरा का पूरा चिट्ठा है उसमें, आप उसको पढ़ लेना। 1984 नाम की बुक है जो भारत के बारे में, क्योंकि मैं तो अपने लिए पढ़ूंगा उसमें से क्या है। 1984 की उस बुक में, उस मतलब किताब का नाम ही 1984 है। 1984 किताब में जो लिखा है भारत के बारे में, वो सबसे पहली लाइन ये है कि आओ भारत की महिलाओं को रसोई से निकालें। अच्छा, क्या हो जाएगा लड़कियों को रसोई से निकालने से? अगर रसोई से लड़कियां निकलेंगी तो हो क्या जाएगा? एक बहुत बड़ी श्रृंखला टूटेगी रसोई के विज्ञान की, पाक शास्त्र कला की, पाक विज्ञान की। किस महीने में कौन कौन सी औषधियां, किस किस रेसिपी, मतलब किस किस सब्जी में, कौन कौन से खाने में क्या क्या औषधियां पड़ेंगी, ये पूरी श्रृंखला टूटेगी। और ये श्रृंखला टूटेगी तो वो समाज फिर अनपढ़ता की उस दौर में आएगा और फिर बीमारी की तरफ बढ़ेगा, जो उन्होंने तैयारी कर रखी है हरित क्रांति के नाम पे 1968 से। मैं बहुत सारे आयामों पे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि सभी को जब मिला के बात करेंगे, बहुत सारे बिंदुओं को बच्चों की तरह जब देखेंगे कि बहुत सारे बिंदु हैं और उन पे पेंसिल घुमाएंगे तो एक आकृति निकल के आएगी। उस आकृति से समझ आएगा कि ये बिंदु कहां जुड़ रहे थे सारे। वहीं आपके उस समय में भी जब आप भी छोटे छोटे होंगे तो एक नारा सुना होगा आपने, हम दो हमारे दो। बड़ा परिवार दुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार। लेकिन मैंने तो कभी बड़ा परिवार दुखी देखा नहीं। अब आप अगर यहां जितने जन बैठे हैं, अगर आपके परिवार में, आप अपने गांव से दूर बैठे हो और आपके परिवार में 1 या 2 बच्चा है, आप नौकरी करने आते हो या किसी काम चले जाते हो, तो आपकी श्रीमती जी, आपका परिवार परेशान है कि खुश है? बच्चे नहीं संभलते। बच्चे को जितना माँ बाप का टाइम चाहिए वो नहीं है। लेकिन पहले क्या था, माँ बाप को जरूरत ही नहीं थी बच्चे को उठाने की, पहले पूरा परिवार था। और ये कहा गया है, इट टेक्स अ विलेज टू रेज ए चाइल्ड। एक बच्चे को बड़ा करने के लिए गांव चाहिए होता है, एक बाप एक मां नहीं होती। अगर पहले पूरे बड़े परिवार थे, कोई पड़ोसी गलत काम करते देखता हो, किसी बच्चे को मार देता था, पीट देता था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक किया होगा, माँ बाप भी कहते थे ठीक मारा तेने, गलत किया होगा। और आज अध्यापक भी नहीं धमका सकते।
तो वो दौर वहां से निकल के आया कि हम दो हमारे दो, बड़ा परिवार दुखी परिवार, ये एक लाइन है उसमें से। फिर एक लाइन और निकली है, बुढ़ापा पेंशन 1966 में देवीलाल ने शुरू करी, या जब ये हरियाणा पंजाब इकट्ठे थे उससे पहले वहां पे ये योजना की तैयारी हुई और फिर ये आई। और उसी समय खेती में घाटा भी शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि यूरिया डीएपी जितना जितना पड़ा, खेत बीमार हुआ, खेत बीमार हुआ तो खेत के खर्चे बढ़े, खेत बीमार हुआ तो फसलें बीमार हुई, फसलें बीमार हुई तो पशु बीमार हुए, पशु बीमार हुए तो दूध घी दही सब बीमार हुआ। खेत और पशु जब बीमार हुए तो ये पूरा समाज बीमार है आज। वहां से मैंने एक मंत्र सुना मेरे पिताजी से, बहुत सारे आप लोगों ने भी सुना होगा, और बहुत सारी जो ये अब की जो पीढ़ी है जो 18 से लेके 40 तक की है उसने तो खूब सुना है। जैसे जैसे खेती में घाटा आया, खेती में घाटा आने के बाद हर माँ बाप ने ये कहना शुरू किया, बेटा डरा मैंने कुछ भी, 2 अक्षर देख, शहर में जाकर कोई नौकरी मिल जाएगी तो काम धंधा हो जाएगा, गुजारा हो जाएगा, नहीं तो भूखा मरेगा। मैंने ये 20 साल सुना, आपने भी सुना होगा। हर माँ बाप ये कह रहा है। और देखिए एक कमाल की बात है, एक तरफ आपको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया जा रहा है और दूसरी तरफ योजनाएं आ रही हैं। क्या ये कुछ योजना का हिस्सा नहीं लगता? अब चाणक्य कहते थे कि अगर बहुत सारे संयोग एक साथ होते हो तो वो संयोग नहीं होते, वो षड्यंत्र होते हैं। तो ये इतने सारे जब संयोग एक साथ आ रहे हैं तो फिर तो सोचना पड़ेगा चाणक्य वाली बात की, अगर ऐसा हो रहा है तो रुको और थोड़ा सोचो कि ये संयोग नहीं है, कुछ गड़बड़ होने वाली है, और उसको वही उसी समय रुक के और सोचना शुरू करो अगर गड़बड़ है तो क्या है, और उस पर जब चिंतन करोगे तो उस समस्या के समाधान पे उसी समय बात करो, नहीं तो आने वाले समय में तो फिर तबाही का मंजर आएगा। धीरे धीरे करके उसी समय बुढ़ापा पेंशन शुरू हुई, उसी समय वृद्धाश्रम शुरू हुए, उसी समय इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आंगनवाड़ी शुरू हुई, उसी समय नारे शुरू हुए, बड़ा परिवार दुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार। दुखी परिवार है बड़ा परिवार एक शर्त पे, अगर उनका रोजगार या उनकी खेती तबाह हो चुकी है। लेकिन खेती तबाही की पहले योजनाएं आई और फिर योजना के बाद फिर वो बात दीवारों पे, स्कूलों में, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, जहां देखा ट्रकों पे, जहां भी देखा आपने यही देखा होगा कि बड़ा परिवार दुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार। और सुखी परिवार के मायने किस तरीके से आप समझो, देखो आज अगर आपको किसी रिश्तेदार के पास जाना हो तो आपके पास 1 घंटे से ज्यादा नहीं है, और पहले हमारे बुजुर्ग 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता गए हैं, अपनी पूरे लाड प्यार से बैठ के पूरी जिंदगी को समस्या समाधान करके और फिर वापस आए हैं, और घर पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कई कई भाई हैं, कई कई उनकी बहुएं हैं, कई कई बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, काम रुकता ही नहीं था। आज आप अकेले हो, जिसको कहते हैं कि सुखी परिवार है, पति पत्नी है, एक के जाते ही दुखी दुखी। कितना सूक्ष्मता से अध्ययन करना पड़ेगा इन बातों का। एक महिला एक मां के जीवन में जो मासिक चक्र है उसको आयुर्वेद के हिसाब से जोड़ दिया गया कि ये जो 4-5 दिन है इनमें उस महिला को चूल्हे से दूर रखो। क्या कह के? बोले ये अच्छी एनर्जी नहीं है उस समय, तो वो दूर, और बाकी घर की महिलाएं करती थी। इस विज्ञान को मैं समझ पाया तो क्या था, इन 1 हफ्ते के इस समय में 4-5 दिन में शरीर में गर्मी बढ़ती है बहुत ज्यादा, और अगर उसी समय में जब ब्लड प्रेशर पहले से बढ़ा हुआ है, उसी समय अगर वो मां, वो बहन, वो बेटी अगर ये चूल्हे के पास है तो और गर्मी बढ़ी है, और गर्मी बढ़ी है तो और ब्लड प्रेशर बढ़ा है, तो ब्लड कैंसर के बहुत सारे केसेस होंगे। और हमारे बुजुर्गों को हमने कह दिया बेवकूफ थे वो। जब से
ये जो आज के ये कंक्रीट के जंगल जब से बने, हमने सबको लोहे में और सरिये में बांध लिया है, लोहे में और इसमें। जितनी महिलाएं रसोई में खड़ा होके रोटी बनाती हैं, ब्रेस्ट कैंसर के रोग भयानक बढ़ रहे हैं। क्यों? इतनी ऊंचाई पे चूल्हा रखा है, हीट डायरेक्ट छाती के नजदीक है। अभी गर्मी आएगी, गर्मी में 2-2.5 घंटे सुबह, 2-2.5 घंटे शाम को उस अंगीठी में रहना है। आज की रसोई बंद है तो बंद है, तो अंगीठी है वो, तो उस अंगीठी के अंदर अगर वो 5 घंटे हर दिन बिता रही है तो ब्रेस्ट कैंसर के मरीज होने में कोई देरी है ही नहीं। अब ये कह देना कि भारत की महिलाओं को रसोई से निकालो, यहां तक लेके आना था। किस हद तक हम इन चीजों को समझे? तो जब ये समाज ये कहने लगा कि भाई इसमें खेतों में कुछ नहीं है, डलों में कुछ नहीं है, मिट्टी में कुछ नहीं है, तो बाहर निकलो, तो उसी समय की योजना आई। उस योजना में आए थे, क्या बोलते हैं इसको, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ITI बनना उसी समय शुरू हुई थी, लगभग 40-45 साल पहले। यानी गांव के जो पहले से अपना काम करने वाले युवा थे, उनको उनके सामान्य जो उनके रोजगार थे, घरेलू रोजगार जो अपनी पीढ़ियां दर पीढ़ियां करते आ रहे थे, उनको तोड़ो और उनको लेके आओ ITI में। ITI में क्या कर रहा है? लकड़ी चीर रहा है। क्या उसका बाप खाती लकड़ी नहीं चीर रहा था घर में? वेल्डिंग कर रहा है, तो उसका बाप वेल्डिंग नहीं करता था गांव में, जो लुहार था। तो ये सारी जितनी की जितनी सारी वो चीजें आई, उनको केवल एक चीज पे जोड़ा गया, वो था कागज, वो था डिग्री। कि अगर आपने कागज नहीं लिया तो आपको नौकरी नहीं लगेगी, और नौकरी करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि खेती तबाह हो चुकी है आपकी। तो एक बहुत बड़ा समाज का कितना बड़ा वर्ग धीरे धीरे करके शहर की तरफ बढ़ा, और शहर की तरफ बढ़ते ही फिर उनको यह भी पता था कि शहर में जब हम जाएंगे तो उनको किन किन चीजों की जरूरत होगी। तो उसी समय एक योजना आई हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हुड्डा, सुना होगा आप लोगों ने। पंजाब में पुड्डा, पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये पूरे भारत में है, यहां पे भी उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसी योजना होगी जहां पे सेक्टर कटते हैं शहरों में। अब वो जो लोग थे गांव के, वो माइग्रेट करने हैं शहरों में, और जो आदमी शहर में आके किसी सेक्टर में रह लिया, अब उसके पास अपना कुछ नहीं। सुबह उठेगा, चप्पल उसकी दुकान से आएगी, ब्रश दातुन मंजन जो भी है वो उसका दुकान से आएगा, घर में जो कुछ भी है वो मार्केट का है, दूध दही लस्सी सब कुछ मार्केट का है। गांव में नहीं था। कारण ये था कि जिस रॉकफेलर की मैं बात कर रहा हूं, उस रॉकफेलर की और भी काफी बड़ी फैमिली है, यानी और भी ऐसे जैसे बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, बिल गेट्स की। अब बिल गेट्स को समझ लो, आप जितने यहां पे बैठे हैं, पूरी दुनिया में जो स्मार्ट लोग बैठे हैं, वो स्मार्ट लोग एक आदमी की एक क्लिक पे बैठे हैं। आज ये मोबाइल चलता है माइक्रोसॉफ्ट से, आपकी जितनी कंप्यूटरिंग है वो होती है माइक्रोसॉफ्ट से, जितनी बैंकिंग है वो माइक्रोसॉफ्ट की, जितना आपका इंटरनेट का कनेक्शन है वो सारा माइक्रोसॉफ्ट का, और माइक्रोसॉफ्ट एक के कब्जे में है, बिल गेट्स के। अगर बैंकिंग किसी के कब्जे में हो तो आपके पास क्या बच गया? जब चाहे आपको तबाह कर सकता है वो। तो एक ही वायरस तो देना उसको, क्योंकि वायरस भी एक प्रोग्राम है। जैसे आपके और सारे एप्लीकेशन आते हैं उसको वो प्रोग्रामिंग है, वैसे एक वायरस भी प्रोग्रामिंग है। किस तरीके से ये काम करते हैं? पहले अपना प्रोडक्ट बेचेंगे और फिर उसको प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम में वायरस क्या के मतलब गलत प्रोग्राम जो सामने वाले के काम को ठप कर दे वो वायरस है, और फिर बोलेंगे कि ये ले लो वो ले लो दुनिया भर के, फिर वो एंटीवायरस बेचेंगे। जितना पैसा खरीद के मतलब कंप्यूटर बेच के उन्होंने नहीं कमाया, उससे ज्यादा एंटीवायरस बेच के कमाया। अगर किसी ने लैपटॉप खरीदा हो तो लैपटॉप कितने का? 25,000 का। हो सकता है कोई बहुत संभाल के रखने वाला आदमी 10 साल रख ले, तो 10 साल में लैपटॉप तो एक बिका, लेकिन एंटीवायरस तो क्या पता 20, 25, 30 खरीदने पड़ जाए, क्योंकि क्या पता कब वायरस डाल दें वो। आपकी बैंकिंग पे पूरी तरह कंट्रोल है।
आपके स्वास्थ्य पे पूरी तरह कंट्रोल है, आपकी न्याय व्यवस्था पे पूरी तरह कंट्रोल है, आपके चिकित्सा पे जो जितना भी है, आपके एजुकेशन पे। ये और एक आ गई चीज, जैसे ये बढ़ता आया 1984 में जब ये बात हुई, उस 1984 में एक और काम हुआ। 1984 में जो देश गेट एग्रीमेंट में शामिल थे उन्होंने आवाज उठानी शुरू की कि भाई ये पुराना हो गया है। टाइम का कुछ, बस टाइम तो लगभग होने जा रहा है। कितना देर और बैठ सकते हैं हम? जैसा आप बोलोगे मैं उसी तरीके से समअप करूंगा। अगर आपको लग रहा है कि काम की बात है तो मैं करता जाऊंगा, आपको लग रहा है कि काम की बात कम है तो फिर मैं छोड़ दूंगा उसको। अभी 2:43 हुए हैं, 3 बजे तक 15 मिनट। ये अच्छा है, अगर आप ये कर लो तो बढ़िया है। अगर जल्दी है तो वो निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं तो ये कहता हूं, मैं इतनी दूर से चल के आया हूं तेल फूक के, तो मेरी दिहाड़ी तो पूरी होनी चाहिए। क्यों जी, इसमें तो कोई गलत नहीं। कोई बात नहीं, कर लेते हैं, जल्दी करते हैं। उस एग्रीमेंट को अपडेटेड एग्रीमेंट की तरफ लोगों को बढ़ाया गया, पूरी दुनिया में ये फैलाया गया कि एग्रीमेंट पुराना है, नया लाया जाए। और नए एग्रीमेंट का नाम आया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट में 3 चीजें आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और ये सारी की सारी भी वही थी कि अपने लोकल सामान को सस्ता महंगा करो और बाहर के सामान को सस्ता करो। राजीव दीक्षित जी का एक व्याख्यान है, गेट एग्रीमेंट बाय राजीव दीक्षित, आप उनको एक बार जरूर सुनना। ये आपके बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या पे भी बात कर रहा है और समाधान पे भी बात कर रहा है। तो इससे निकलने वाले 3 प्रोडक्ट जो LPG हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जो ग्लोबलाइजेशन, इससे निकल के जो आया वो था पहला, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। और जैसे ही शिक्षा का निजीकरण का मामला आया तो प्राइवेट स्कूल खुले। उसी समय जो उन्होंने वहां पे 1984 में बोला था कि लड़कियों को बाहर निकालो, उसी को यहां कनेक्ट किया गया है। इसी दौर में बात की गई, कानून बने कि लड़कियों की उम्र 16 से 18 करिए शादी की। मां बाप अगर 18 से पहले करेंगे तो जेल है, तो नहीं करनी है तो 16 से 18 करो। उसी समय एक और काम हुआ, लड़के लड़कियों के स्कूल इकट्ठे हुए। क्यों प्राइवेट हुए? को एजुकेशन आई। तो को एजुकेशन, लड़कियों की उम्र शादी की बढ़ाना, ये दोनों। और तीसरे नंबर पे जो मामला है वो ये आया कि भाई 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जो प्रजनन अंगों के चैप्टर हैं वो डाले जाएं। पहले डाल देते, क्या दिक्कत थी? लड़कियां अलग पढ़ रही थी, लड़के अलग पढ़ रहे थे, तो ये चैप्टर डाले गए। 3 चीजें एक साथ, पहले प्राइवेट निजीकरण के नाम पे स्कूल इकट्ठे किए, लड़के लड़कियों के स्कूल इकट्ठे किए। दूसरे नंबर पे उम्र बढ़ा दी शादी की, मां बाप शादी नहीं कर सकता। तीसरे नंबर पे ये कर दिया। उसी कक्षा में एक अध्यापक, लड़कियां भी वहीं बैठी है, समाज की लड़के भी वहीं बैठे हैं, वो प्रजनन अंगों के चैप्टर पे चर्चा हो रही है और वो पढ़ रहे हैं साथ में। और सबसे बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर जो बर्बाद कर गया इस सिस्टम को, वो है फिल्में। ओपन सब कुछ, गंद मचाना। वहां से फीडिंग हो रही है, यहां से व्यवस्था दी जा रही है, और वहां से काम शुरू हुआ भाग भाग के शादियां करना। जहां पे गांव गुआंढ भाई बहन होते थे, वहां पे परिवारों में भाग के शादियां हो रही हैं। अब इसका अपडेटेड वर्जन आया है। अपडेटेड वर्जन ये है, शादी की उम्र 18 से 21 है और लिव इन रिलेशनशिप में रखैलों की तरह रहने की उम्र 16 है। अभी आया ये 2-3 साल पहले, होगी ना। दूसरे नंबर पे ट्रांसजेंडर, लिंग परिवर्तन। इतने बड़े बड़े फोटोज पे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जो लिंग परिवर्तन करवाएगा, कौन सी योजना, आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए मिलेंगे उसको। ट्रांसजेंडर, लड़के लड़कियां, लड़के लड़के शादी करके रहो, लड़कियां लड़कियां शादी करके रहो, ये भी कानूनन। मैं तो ये सोच रहा हूं, वो एक छोटी सी कहानी है कि राम जी के
का टाइम आ गया, उन्होंने बोला कि राजा बना दे इनको, और राम जी को पूछा भी नहीं, पूरी सभा बैठ गई सारी। अब ये पौराणिक कहानी है कि वैदिक है, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन इसमें से मेरे को कुछ तार्किक लगा। राम जी भागे भागे जा रहे, कोई बीच में मिल गया मेरे जैसा, अरे कहां चले भाई? बोला भाई रुक, बाद में मिलता हूं। तो दौड़े दौड़े गए, सभा बैठी है, सभी ने बोला कि आपको तो बुलाया ही नहीं था। बोले जी ये तो गलत बात है, जिंदगी भविष्य मेरा लिख रहे हो और मुझे जानकारी भी नहीं है। आपके बच्चों की जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है, आपके स्वास्थ्य के साथ खेला जा रहा है, आपके अस्तित्व के साथ खेला जा रहा है और हमें पता भी नहीं। इससे बड़ा तबाही का मंजर तो क्या होगा फिर। छोटी छोटी और बातें मैं आपको कहूं, यहां पे आप सब में से वैक्सीन किस किस ने ले रखी है? ठीक है जी, अब मैं आपको 15 मिनट जाने नहीं दूंगा क्योंकि यहां पे जिंदगी बचाने का काम है। मैं वैसे ही नहीं आया जी, देखो मेरा एक एजेंडा है, यहां पे सब बारूद के ढेर पे बैठे हैं, इसलिए मैं इतनी बात कर रहा हूं। पीछे एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल लेवल की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। जब आप लिखोगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंटरनेशनल मीटिंग दावोस, तो वो निकल के आएगा। उसमें भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया। उनमें पहले नेताजी थे योगी जी, दूसरा राघव चड्ढा, कांग्रेस के भी थे कई, यानी जो मेन पार्टियां जिसको लोग बोलते हैं, उनके मुख्य 10 से 15 लोग वहां बुलाए गए थे। और सबसे खतरनाक जो मेरे अंदर में दर्द करती है वो घटना ये है, उनके लिए साफ साफ हिदायत थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से कि जो लोग आएंगे जिन जहाजों में, उन जहाजों के पायलट अनवैक्सीनेटेड होने चाहिए कंपलसरी। क्यों भाई, कुछ गालमेल है क्या? जिस जहाज में योगी जी जा रहे हैं वो अनवैक्सीनेटेड पायलट वाला हो, जिस जहाज में राघव चड्ढा जा रहा है वो अनवैक्सीनेटेड पायलट वाला हो, तो कुछ तो खेल है ना। पूरी दुनिया को तो ब्लॉक कर करके ठीके ठोके, और वो लोग जा रहे हैं अनवैक्सीनेटेड पायलट के साथ। जब इस पे सोचना शुरू किया तो इस पे जो मैं लॉजिक की बात कर रहा था कि अगर कोई रिसर्च शुरू होती है तो एक शंका से शुरू होती है। वो शंका ये है, कुछ लोग किसान आंदोलन के पक्ष में थे, कुछ भी पक्ष में थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सच है कि दिल्ली में चारों तरफ कई लाख लोग बैठे थे और 1 साल से ज्यादा बैठे थे। कब? जब पूरी दुनिया में ये आग लगा रखी थी कि पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी है। हाँ, तो वहां पे बैठे हुए लोगों ने आप सबको ये चिल्ला चिल्ला कर बताया कि बीमारी कुछ नहीं, ये सब फ्रॉड है। तो इसको जब सोचना शुरू किया तो पता चला कि ये सच में फ्रॉड है क्या। तो एक लॉजिक निकल के आया, अगर ये बीमारी होती तो वो लाखों की संख्या में एक लाशें होती दिल्ली में। दिल्ली के बॉर्डर पे लाखों लोग धूल में, मिट्टी में, बारिश में बैठे हैं और वहां बॉर्डर पास करते ही 100 मीटर अंदर वहां पे ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही, लाशों के ढेर है। कहां? बड़े हॉस्पिटल्स में। यानी जो आदमी बड़े हॉस्पिटल में गया वही गया। जो छोटे जो झोलाछाप जो डॉक्टर जिनको बोलते हैं, जिन्होंने ये छोटी मोटी गोलियां लेकर इलाज कर लिया, वो बच गया। और इसका रिजल्ट ये आया, इतना सोशल इंपैक्ट असेसमेंट और सर्वेइंग होती है इस सिस्टम की कि हरियाणा, यहाँ का तो पता नहीं अभी हो रही है कि आगे होगी, हरियाणा में झोलाछाप डॉक्टरों को रजिस्ट्रेशन के लिए बाध्य कर दिया कोरोना के बाद ही। क्यों? समझ लो लिंक ये। अगर उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो अगली बार आपको झक मार के वहां जाना पड़ेगा बड़े हॉस्पिटलों में मरने के लिए। छोटा आदमी इलाज ही नहीं करेगा क्योंकि आपके ऊपर केस हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे, जब ये 1 जनवरी 2020 को ये खेल शुरू हुआ पूरी दुनिया में, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो इससे पहले जब हमने देखा, अभी सर्च करना आप इवेंट 201, इवेंट 201 गूगल पे पड़ा है। ये मीटिंग होती है दुनिया के 150 लोगों की, 15 मुख्य, 135 उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके प्रतिनिधि। कौन है ये? कुछ को लगता है कि वायरस चीन ने फैलाया, कुछ ने कहा अमेरिका ने फैलाया, किसी ने कुछ कहा, लेकिन जब आप इसको खोलोगे इवेंट 201 को, काउंसिल ऑफ ड्रग कंट्रोल चाइना, उसकी पूरी टीम बैठी है उस मीटिंग में, और काउंसिल ऑफ ड्रग कंट्रोल यूएसए, सीडीसी यूएसए की पूरी टीम भी उसी मीटिंग में बैठी है। और क्या कह रहे हैं वो? आइए
हमें लगता है कि दुनिया में कोई बड़ी बीमारी आ जाए तो कैसे बचने की रिहर्सल करें। ये मीटिंग है, आधे आधे घंटे की 4 वीडियो हैं और टाइटल उनका क्या है, हाउ टू कंट्रोल ग्लोबल ट्रेड। जब बीमारी आएगी तो हाउ टू कंट्रोल ग्लोबल ट्रेड, हाउ टू कंट्रोल ग्लोबल मीडिया, हाउ टू कंट्रोल ग्लोबल मेडिसिन्स। और चौथा सबसे मेन है कि जो सुनील जैसे लोग इनकी धज्जियां उड़ाएंगे उनके लिए वो अफवाहें हैं, तो कहते हैं ऐसे लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाए जो अफवाहें उड़ाएंगे। और जब वो रिहर्सल मीटिंग शुरू होती है तो उसके पीछे जो लड़की होस्ट करती है उसके पीछे 10 बाय 5 की एक बड़ी सी स्क्रीन है जिस पे लिखा है, लेट्स अज्यूम अ वायरस केम दैट्स नेम इज कोविड-19। बीमारी आई भी नहीं, नामकरण पहले हो गया। फिर थोड़ा और पीछे चलो, 2000 फिर एक आरटीआई लगाई हमने, आरटीआई में निकल के आया अमेरिका से कई कंटेनर भर के टनों में आरटीपीसीआर किट खरीदी गई थी 2017 में, और उनका बिल की जब आरटीआई निकाली तो कोविड-19 किट के नाम से हो 2017 में। थोड़ा और पीछे चलो, कोविड-19 नाम का जो ये कह रहे हैं बीमारी आई थी, ये पेटेंटेड है, बीमारी भी पेटेंटेड, और जो ये वैक्सीन आई ये भी पेटेंटेड। मतलब बीमारी पेटेंट कब से होने लगी? कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं इसलिए इन बातों पे ज्यादा गौर कर रहा हूं क्योंकि मैं शिक्षकों के बीच में हूं। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन दोनों तबाह करेंगी हमें। आज ये पूरा देश क्या है, भावनाओं का देश बन चुका है। भाई जिसने ये कह दिया कि मैं तो मोदी जी का चेला हूं तो मैं मोदी जी का ही चेला हूं, किसी ने कह दिया मैं कांग्रेस का पप्पू का चेला हूं तो पप्पू का ही चेला है, किसी ने कह दिया खुजली वाले का चेला है तो खुजली वाले का चेला है, केजरीवाल का। सब मतलब चेले बन के रह गए, लेकिन अपनी समस्या जो अपने बच्चों की तबाही आने वाली उस पर किसी ने गौर नहीं किया। थोड़ा और पीछे चलो, 2015 में बिल गेट्स कहता है, ये टेड टॉक है, एक एजेंसी है TED कैपिटल में, टेड टॉक इंटरनेशनल एजेंसी है, उसका यूट्यूब चैनल है। उस पे जब आप लिखोगे जीरो इनोवेशन तो वो ये कह रहा है कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, और ये 4 पार्ट से बढ़ती है। नंबर ऑफ पब्लिक, नंबर ऑफ हेड्स, सर्विसेज यूज्ड पर हेड। अगर मैं एक गाड़ी यूज करता हूं तो मेरे उसमें फिर एक जो सर्विस है, एक जो यूनिट है गाड़ी है, वो कितना तेल फूकती है गुना वो, और गुना में एक यूनिट यानी एक तेल, जो 1 लीटर तेल कितना कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है गुना वो, यानी 4 पार्ट को गुना करके वो ये कह रहा है कि टोटल कार्बन डाइऑक्साइड 26 मिलियन टन पैदा हो रही है पूरी दुनिया में, और ये दुनिया का नाश कर देगी। इसलिए अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड को घटाना है तो क्या करना पड़ेगा? मतलब क्या मेरे को पैदा करने के लिए परमिशन लेनी थी उसको? हम बच्चे पैदा करेंगे उसकी परमिशन बिल गेट्स देगा, तो जिस चीज को उसने पैदा नहीं किया उसको मारने का हक किसने दे दिया? 2011 में आ जाओ, 2011 में बिल गेट्स कह रहा है, और उसी बड़ी स्क्रीन पे पीछे वही फोटो चल रहा है वो कांटे वाली गेंद का, कि हमने पिछले 15 साल में 15% जनसंख्या को कम कर दिया दुनिया की। किसके नाम पे? परिवार नियोजन के नाम पे, गोलियां खिला खिला के, गर्भ निरोधक गोलियां खिला खिला के, गर्भ निरोधक जितने उन्होंने रास्ते अपनाए वो सब दे दे के। और इसका ताजा ताजा उदाहरण, इतना खतरनाक उदाहरण आपके बीच में अगर मैं बताऊं, पूनम पांडे का नाम सुना आपने? अभी अभी मर गई थी वो और अगले दिन फिर जिंदा हो गई। उसके पीछे का खेल आप समझो, वो एक प्रमोशनल इवेंट था। अभी सरकार ने 4-5 साल 2017 के 18 के आसपास गुजरात में आदिवासी एरिया जो है उसमें कई हजार लड़कियों पे सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन का ट्रायल किया था, और जिन जिनको वैक्सीन लगी सारी की सारी मर गई सर्वाइकल कैंसर से। अब 8 से लेकर 13 साल की पूरे देश की टोटल लड़कियों को वो वैक्सीन दी जाएंगी।
इसके लिए ये प्रमोशनल इवेंट था पूनम पांडे। और वो हरामखोर सुबह आके क्या कहती है कि वैसे तो ये मैं माफी चाहूंगी कि एक अफवाह थी, लेकिन मुझे इसका अच्छा लगा कि मेरे ये मरने की अफवाह से बहुत सारी जागरूकता आई। सरकार ने बजट में भी बात कर दिया इसको। और सर्वाइकल कैंसर के खर्च को बजट में पास किया गया। मतलब लेबोरेटरी के चूहे बन गए हम। आपको मैं खत्म करने वाला हूं बस। हाँ, जिनको जल्दी हो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मतलब एक सवाल ही पूछ लेता हूं मैं आप सबसे। इतना सारा खेल मैंने आपको बताया, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सीधा मान लो, आप इसको खोजना, जितने पॉइंट्स मैंने बताए आपको, इसकी तह में जाना, और तह में जाने के बाद इसके निष्कर्ष पे पहुंचना। जो ये डोज इन्होंने दी है, क्या ये ठीक थी? जवानों में 15-15 साल के जवानों में टोटल ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक नहीं, कार्डियक अरेस्ट, सीधा फेल लाखों में बढ़ रहे हैं, कई 1000% बढ़े हैं ये। जितने बुजुर्ग थे समाज में, बुजुर्ग लगभग खत्म। आप देखना पुणे गांव में आपके पास बुजुर्ग नहीं मिलेंगे। एक लास्ट बात मेरी आप तक आवाज पहुंच जाए तो जरूर इसका समाधान देके जाऊंगा मैं कि अगर आपने वैक्सीन ली है तो उसका समाधान भी है। कहीं पे कुछ नहीं है। हमने लाखों लोगों में जाके बात की है पिछले 3-4 साल में, किसी को कुछ नहीं बताया गया, किसी से कंसेंट नहीं लिया गया कि आपको लगा दे कि नहीं लगा दें। और जब हमने आरटीआई डाली तो पता चला है, सरकार कह रही है या कंपनियां कह रही है कि हमने तो कंसेंट डाला हुआ है। कोविशील्ड की कंसेंट शीट अगर आप देखो तो वो है इंटरनेट पे, और हम कितना इंटरनेट खोलते हैं, कितनी रिसर्च करते हैं हमें पता है। कंसेंट फॉर्म जो है उनका, जो फैक्ट शीट है, कोविशील्ड फैक्ट शीट लिखोगे गूगल पे तो उनका पेज लिख के आएगा जिसपे 30 से 35 पॉइंट्स हैं। उसमें लिखा है ये दवा लगते ही आपको सिर दर्द हो सकता है, बुखार आ सकता है, घुटने का दर्द हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, पेन हो सकता है, सीवियर डिजीज हो सकती है, अप टू डेथ। और जब एक अपनी टीम है वकीलों की मुंबई हाई कोर्ट में, जब इन्होंने मिलके, हमने काफी बड़ी संख्या में जब कोर्ट में गए तो रिप्लाई ये आया, सरकार ने हल्फनामा दायर कर दिया, हमने धक्का किया ही नहीं। आप बताओ आपके साथ धक्का नहीं हुआ क्या? उसके बाद में तो इतने फ्रॉड सिस्टम में हम जी रहे हैं तो अपने को खड़ा नहीं होना पड़ेगा क्या? समझना पड़ेगा ना इस पे तो कुछ, क्योंकि ये बात किसी पॉलिटिकल एजेंडे की, पॉलिटिकल विचारधारा की, किसी पॉलिटिकल आदमी की, किसी भावना की, इन सब से परे है। ये बात अस्तित्व की है कि एक आदमी अपने जहाज के पायलट को अनवैक्सीनेटेड लेके जाता है और लोगों को ठोक दिया धरने से थोक में। जब इन सारी चीजों को देखोगे, ये भारतीय समाज है। इससे पहले अगर वो बात करूं, इटली में इसका रिजल्ट आया पोस्ट कोरोना, यानी बीमारी के बाद। इटली में पिछले 4 महीने से एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है। और भारत की हालत कुछ ही दिनों में आने वाली है। 2023 में 15 अगस्त के इतने बड़े मंच से मोदी जी ने बोला है कि बहुत जल्दी एक एक्स वायरस आएगा जो पहले वायरस से भी भयानक होगा। मैं आपको पहले बता देता हूं, वायरस नहीं होगा वो साइड इफेक्ट्स का वायरस होगा जो पहले लगी है, जो वैक्सीन के साइड इफेक्ट। हाँ जी। तो इसीलिए इसी समय मैं खेती पे काम कर रहा हूं। जैसे वो प्रधान जी, अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि खेती में पैदावार नहीं आएगी। अगर मैं खेती पे बात करूं तो मैं पूरा दिन लगभग 8 से 10 घंटे खेती पे बात करता हूं, तब, क्योंकि खेती भी तो बड़ा विषय है ना। अब कोई सीधा ये कह दे खेती का समाधान नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? मैं 15 साल की रिसर्च के बाद ये कह रहा हूं कि पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर, बिना बाजार, रिजल्ट के साथ, सैकड़ों किसानों के रिजल्ट के साथ ये कह रहा हूं। अब पहली बार आइए, ये कहिए कि मुझे अब की बार खेती करनी है, गेहूं कटने से 15 दिन पहले बता दीजिए
और आपकी खेती वैसी हो जाएगी, पहली बार में केमिकल फ्री पूरी पैदावार आएगी। क्योंकि लॉजिकल किसी ने समाज को बताया नहीं, हम गालियां देने लगे एक दूसरे को। जब ये घाटा आया है ना खेती का, इससे एक रिजल्ट आया जी। जैसे जैसे समाज बाहर निकला, कंपनियां आई, कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली आई, कोई पैसे लगवाने वाली आई, कोई सामान बेचने वाली आई। तो इन कंपनियों ने क्या किया, देखा कि इस समाज में थोड़ा बोलने वाला लॉजिकल आदमी कौन है, जो लोगों को समझा लेता है, उसी को पकड़ा। बोले तू है ना 10,000 रुपये लगा और आगे 5 लोगों के 10-10 हज़ार लगवा देना, तेरी सैलरी 20,000 पक्की। और उनको फिर बोलना, अगर वो आगे 5 आएंगे बस जी, मैं सारा समाधान पे ही बात करके जाऊंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। एक मिनट, क्या कह रहे? 2 मिनट मैं खत्म कर देता हूँ, फिर आप बोल लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से एक बात निकल के ये आई कि भाई एक आदमी ने, मैंने अगर मेरे को किसी कंपनी ने पकड़ लिया कि तू पैसे लगवा, तो मैं सबसे पहले किसके लगवाऊंगा? सबसे ज्यादा नजदीकी विश्वास पात्र आदमी के, जो ये भी ना पूछे कि कहां लगाने हैं। मैं बोलूंगा आचार्य जी वो 10,000 रुपए ट्रांसफर कर देना, आचार्य जी पूछेंगे नहीं सुनील कहां करवा रहा है। और आचार्य जी अगर आगे करवाएंगे तो वो भी ऐसे ही करवाएंगे। अब जब 1,00,000 2 लाख आदमी हो गए और कई हजार करोड़ हो गए और कंपनी हो गई फुर, फंसा कौन? जो सबसे ज्यादा विश्वास का लोग आदमी था, वो सबसे ज्यादा विश्वासघाती में फंस गया। और इसके परिणाम स्वरूप आज हम इस जगह पे हैं कि हमने ये लगने लगा कि हर आदमी बेईमान है। और अब मैं इस चीज पे जा रहा हूं, बहुत सारा समाज इस टाइम ऐसा है, खेती हो, प्लाट हो, आपके ट्रैक्टर है, आपकी गाड़ी, मोटरसाइकिल, सब कुछ लगभग 99.99% लोन पे है। 99% से ज्यादा जमीनें बैंकों में हैं। तो वहां से जब मैं ये पूछता हूं कईयों को कि भाई बैंक का पैसा नहीं भर रहा तू, तो वो कहते यार पैसा रखना चाह नहीं रहा है, 1 भी रुपया किसी का। 100 में से 99 की बात कर रहा हूं मैं, एक हो सकता है 1000 में से 2 ही 3 निकले, ऐसे एक भी मैं नहीं दिया करता लेके। लेकिन आज भी मैंने इतनी ईमानदारी देखी है समाज में, जो ले लेता है ना, मजबूरी वश तो बेशक वो ना दे पाए, लेकिन देने की इच्छा जरूर रहती है उसकी। क्या था ये खेल? तो हमने सरकार को एक RTI डाली कि भाई भारत में कितने करेंसी कितनी चल रही है, नोट कितने चल रहे हैं। तो जवाब आया 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी चलन में है, जबकि 2016 में नोटबंदी से पहले केवल 16 लाख करोड़ की थी। यानी आजादी के 60-65 साल में करेंसी केवल 16 लाख करोड़ रुपए छपी, और केवल अगले 7 साल में 18 लाख करोड़। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब दूसरा सवाल हमने पूछा था कि देश पे कर्ज कितना है, तो 2023 की शुरू में पता चला था कि 157 लाख करोड़, और 15 दिन पहले मोदी जी ने बोल दिया देश पे 205 लाख करोड़ का कर्ज है। कितना? 205 लाख करोड़। और बढ़ गया क्या? कभी मैं अपडेट ना हुआ हूं। अब एक चीज सोचने की है, कर्ज 205 लाख करोड़ का है, मेरे देश की जेब में केवल 34 लाख करोड़ है, तो वो कर्ज कैसे उतरेगा? सोचने का विषय है कि नहीं? क्योंकि जब देश बिकेगा तो देश का एक छोटी इकाई तो मैं भी हूं ना, तो मैं भी तो बिकूंगा। अगर मुझे अपने आप को बचाना तो मुझे सबकी बात करनी पड़ेगी फिर। तो इसका समाधान उनके पास नहीं आया। तो फिर हमारे, जब हम ये काम कर रहे हैं, हमारा एक संगठन है, अनरजिस्टर्ड संगठन, जो हमारा अभियान है वो उसका अभियान का नाम है जनता सरकार मोर्चा, अनरजिस्टर्ड। नो, ये पॉलिटिकल भी नहीं है नाम। मतलब क्यों? कि जल, जंगल, जमीन और जानवर पर जितने नियम, कायदे, कानून सरकार बनाए, उनको बनाने से पहले
समाज में निर्धारण होना चाहिए कि जो ये नियम तुम लेके आए क्या ये समाज में एक्सेप्टेड है या नहीं है। क्या हमसे पूछा था कि लड़की की उम्र शादी की तो 21 कर दो और रखैल की तरह वो IVF में ये लिव इन में वो 16 में रह ले। तो जो समाज में मेरे समाज में जो स्वीकार्यता नहीं है उसको इन्होंने पास कैसे कर दिया। कई बार दिमाग में ये भी आता है, मैं गांव के मेंबर से पूछ लूं, पंचायत मेंबर से, सरपंच से पूछ लूं, MLA MP से पूछ लूं, गवर्नर से पूछ लूं, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, यानी गांव के मेंबर से लेकर राष्ट्रपति तक, उसमें मोदी जी भी और योगी जी भी आ गए हैं, कि क्या इस तरीके से लिव इन ठीक है भारत में हिंदुत्व में। तो आपको क्या लगता है वो ठीक कहेंगे या गलत? गलत है। तो ब्रेक का कानून कैसे बन गए? विषय नहीं है क्या सोचने का? अरे तुम मेरी परंपरा के सबसे ऊंचे पद पे बैठा दिए हमने और तुम ये गंदगी समाज में मचा रहे हो, तो ये है क्या? इसका मतलब ये है कि ड्राइविंग फोर्स कहीं और है। ये इसका मतलब सीधा। अगर पूरे समाज में देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठे हुए हो 550 लोग और उसमें सबसे बड़ा सरपंच अगर समाज की बर्बादी की इस पटकथा को नहीं रोक पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ड्राइविंग फोर्स कहीं और है। तो इसलिए आज इस समय चाहे हम देश में कहीं भी हैं, किसी भी पॉलिटिकल या सामाजिक विचारधारा से हैं, हमें अब भावनाओं से निकलना पड़ेगा, क्योंकि बर्बादी आपके बच्चों की आखिरी सीढ़ी तक पहुंच गई है। अब जो बात मैं कह रहा था कि वो 34 लाख करोड़ की, उसके पीछे हमने, क्योंकि मैं खेती पे काम कर रहा हूं, तो एक साथी निकल के आए, उन्होंने इस पूरी गुत्थी को सुलझा दिया। इस गुत्थी को समझना हमारे लिए सबसे जरूरी है कि कैसे नोट तो 34 लाख करोड़ है और कर्ज 205 लाख करोड़ कैसे हो गया, और अगर ये हो गया तो उतरेगा कैसे, क्योंकि अनाज तो सारा चला गया है, ब्याज में जा रहा है। आप एक चीज और लिखो, नेशनल डेब्ट क्लॉक और भारतीय राष्ट्रीय कर्ज घड़ी, इसको, ये सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है। इस नेशनल डेट DEBT कर्ज, नेशनल डेट क्लॉक, हाँ डेब्ट, इस पे पर सेकंड घड़ी चल रही है। उस पे अब आप देखोगे जब, तो इस पे प्रति सेकंड लगभग 1,60,000 रुपए कर्ज के ब्याज के रूप में बढ़ रहा है। ये टिक 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 चलती मिलेगी आपको ये ऑनलाइन। इसका मतलब 1 मिनट में 1 करोड़, 1 करोड़, 1 घंटे में 60 करोड़, दिन में लगभग 1440 करोड़ रुपए प्रतिदिन कर्ज के ब्याज में गया है। और अब हमने नए बजट में RBI की बैलेंस शीट निकाली थी, पता आपको, हैरानी है, ये बजट का 44% हिस्सा ब्याज, कर्ज के ब्याज देने के लिए अलॉट किया गया है। और हम कहते हैं कि विकास कैसे होगा? विकास यहीं रुक जाए ना तो हम आराम से जी लेंगे, हमें नहीं चाहिए विकास। और जितनी बातें मैंने आपको बोली हैं, मैं आपको बाकायदा डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के साथ आपको दे दूंगा जब आप मांगोगे, क्योंकि यहां बहकाने वाले काम की अब जरूरत खत्म हो चुकी है। इंडिपेंडेंट चिंतकों की, समाज के रिफॉर्मर्स की बहुत बड़े लेवल पे जरूरत है, जो चिल्ला चिल्ला के बोल दे कि तुम कौन होते हो मेरे बच्चे के लिए ये कानून बनाने वाले। मेरे को कई साथी बोलते हैं कि सुनील, अगर तू 1 एकड़ में पैदावार पूरी देने की बात कर रहा है और वो आ गई है, तो तेरे मरने में ज्यादा दिन तो है नहीं। भी क्यों? एक कंपनी, एक ऐसी बीमारी जो बीमारी भी नहीं है, दीमक बीमारी नहीं होती। खेती पे कभी बात करेंगे अलग से, तो वो अलग बात है, क्योंकि आज के टाइम के हिसाब से ये टोटल एक समग्र रूप से बात करनी जरूरी थी। एक दीमक बीमारी है जो बीमारी होती नहीं। एक कंपनी दीमक मारने के लिए, और दीमक कभी मरती भी नहीं, इसके लिए 3,740 करोड़ रुपए का केमिकल भारत के किसानों को बेच देती है। अब एक आदमी को मरवाना कितनी बड़ी बात है, जबकि मेरा एक लॉजिक, अगर वो मतलब ये सार्वभौमिक है, वैज्ञानिक है, वो तो पूरे देश में वो दीमक की दवा बिकने को बंद कर देगा।
और जब मैं ये कह रहा हूं कि पहली बार पूरी पैदावार बिना केमिकल, तो फिर पूरे देश से जब कई लाख करोड़ों करोड़ का जब बिजनेस खत्म होगा एक सिस्टम का, तो फिर तो और बड़ी बात हो गई। तो जब ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है उस पर मैं आखिर में एक बात करता हूं, क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा चारित्रिक बात, सामाजिक बात, आर्थिक बात, ये सारी की सारी मैंने थोड़ी थोड़ी जोड़ी। जब भी टाइम अगर आपको ये लगे कि भाई हम पूरा दिन बैठ सकते हैं तो फिर दोबारा से हम चर्चा कर लेंगे। ये मेरे पास एक सिक्का है 1877 का, 1 रुपी इंडिया, ये अंग्रेजों के टाइम का है, 1 तोले का, 90% से ज्यादा इसमें चांदी है। 1 रुपया मेरे पास ये 1 रुपया है, 1 रुपी इंडिया 1944 का, इसमें 50% चांदी है, दोनों रुपए हैं। मेरे पास एक ये रुपया है जिसको आज हम देख रहे हैं, ये भी 1 रुपया है, एक ये रुपया है, ये चारों रुपए हैं। हम इसको जब बैंक में लेके जाते हैं तो बैंक इनको 4 रुपए में काउंट करता है। ये भी कागज भी, ये स्टील का भी, ये 50% चांदी का भी, और ये 100% चांदी का भी, लगभग 99% चांदी का भी। हमने बैंक वाले को ये पूछा था कि भाई ये कागज और चांदी की कीमत बराबर कैसे मान ली तूने? बोला कि नहीं कम ज्यादा नहीं मानी। बैंक वाले ने हमने बैंक वाले को पूछा कि ये बराबर कैसे मान ली? बोला कि इस पे देख क्या लिखा है, 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया। अरे जब हम इसको मार्केट में लेके जा रहे हैं ऐसे ऐसे 900 रुपए में आता है ये चांदी का रुपया, 900 रुपए ऐसे ऐसे 900 में आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं बैंक में जा रहा हूं तो बैंक मुझे 900 गुना कम करके दे रहा है कीमत इसकी। मार्केट से बैंक कम दे रहा है। और अगर मार्केट में रुपए की या मुद्रा की वैल्यू कम है, अलग है, और बैंक में अलग है, इसका मतलब ये है कि उस मुद्रा का अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन किया गया है, या तो रिवैल्यूएट किया गया, डिवैल्यूएट किया गया है। तो जब ये दोनों चीजें अगर हो गई हैं तो वो फ्रॉड है। आईपीसी की धारा 489 क ख ग और 234 से 254 ये बताती है कि अगर आपकी मुद्रा के साथ छेड़खानी हुई है तो 8 साल से लेकर 20 साल तक की कैद और जुर्माना अलग है। लेकिन ये काम किसी साधारण आदमी ने, आम आदमी ने तो नहीं किया, ये तो सरकार ने और बैंक ने किया है। तो चलो ये लॉजिकल चल रहा था। तो फिर हमने अगला सवाल जो पूछ लिया कि चलो ये छोड़ भी, तू क्या करेगा इसका, रुपए की वैल्यू क्या है? हमारा कहना ये है अगर ये 4 रुपए हैं तो मैं कल अगर आपके पास आऊं तो इसके बदले में मुझे 1877 वाले दे देना चारों। गलत है क्या? भी अगर बैंक इनको चारों को बराबर मान रहा है तो दे देना बदल के, ये रख ले और ये चांदी के दे दे, तो मना कर गया। असल में लॉजिक हमारा ये था कि अगर ये 4 रुपए बराबर है तो इनकी खरीदने की शक्ति भी बराबर होनी चाहिए, क्रय शक्ति बराबर हो इनकी, अगर रुपया बराबर है तो। लेकिन इस पे बात बनी नहीं। जब ये लंबा समय चलता गया, रिसर्च चलती रही, तो अरे भारत में आरबीआई के 2 आर्काइव हैं, अभिलेखागार हैं। उन अभिलेखागारों में जो ये अपने साथी हैं, यूपी के ही हैं, कानपुर एरिया के, गोरखपुर के, उन्होंने 17 साल मेहनत करी है इस रुपये को समझने के लिए, जिसको मैंने फट से ये कह दिया कि ये बताओ क्या है। इतना बड़ा काम है ये। एक तो ये था, दूसरा ये है, ये नोट आप सबने देखा, ये 2 का नोट है। ये चर्चा लास्ट की है और ये बहुत जरूरी है गुरुजी। अच्छा, इस पे लिखा है, ये लिखा है भारत सरकार, इस पे लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक, और साफ साफ लिखा है गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस पे भारत सरकार लिखा है। क्या ये दोनों अलग है? अगर ये दोनों एक हैं, भारत सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट लिखने में क्या दिक्कत थी, या फिर इस पे भारत सरकार लिखने में क्या दिक्कत थी?
आपको बता दूं, मैं कई वकीलों से मिला। पूरे संविधान में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिखे पूरे संविधान में कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द ही नहीं जिसने गारंटी दे रखी है आपके रुपयों की। या तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का संघ है, या रिपब्लिक यूनियन है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ये तीन ही शब्द हैं भारत सरकार को नोटिफाई करने के। सेंट्रल गवर्नमेंट है ही नहीं, और आपके रुपयों की गारंटी दे दी किसने, जो अस्तित्व में ही नहीं है कोई चीज। एक बात। दूसरी बात, इस पे ये वचनखंड है, मैं धारक को 2 रुपए देने का वचन देता हूं। तो इसका मतलब यह है, गवर्नर कह रहा है कि अगर सुनील इस 2 रुपए इस नोट को लेके आए तो मैं उसको 2 रुपए दूंगा, यही है मतलब। तो क्या ये 2 रुपए नहीं है? हम तो इसी को 2 रुपए समझते आए बचपन से। अगर ये 2 रुपए नहीं है तो 2 रुपए कौन से हैं, हमने तो पता ही नहीं। और अगर ये 2 रुपए है तो पता बताओ क्या है 2 रुपए। एक दूसरा और कमाल का है, ये नोट 1968 से पहले का है, 5 का। इसमें अंतर है। प्रोमिस में, कागज तो अलग अलग है, प्रोमिस में, इस प्रोमिस में लिखा है, आई प्रोमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड द सम ऑफ 5 रुपीज एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू। कभी भी मांगे जाने पर, धारक कभी भी अगर मांग ले तो ये 5 रुपए उसी समय देने पड़ेंगे। कौन देगा? एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू, इसका इश्यूअर यानी बैंक। यानी 1968 से पहले मैं कभी भी इसको जाऊंगा देने कि मेरे रुपए दो, तो रुपये देगा। इस पे से काट दिया है। और वकील कहते हैं कि प्रोमिस को यानी एफिडेविट को अगर बदल दिया गया हो, प्रोमिस को बदल दिया गया हो तो 420 का केस होता है उस पे। यानी जितने नोट 1968 के बाद हैं वो सारे नकली हैं, लीगली। आपकी जेब में कितने भी हैं। तो जब ये समझ नहीं आया कि भाई चलो ये मान लिया, ये भी असली मान लिया हमने, ये मान लिया, तो ये जो इस पे लिखा है ना, मैं 5 रुपए वचन देता हूं देने का, वो 5 रुपए कौन से हैं? हमने तो आज तक कागजों को ही देखा है 5 रुपए के रूप में इस तरीके से। तो फिर पता चला वर्मा जी की रिसर्च से 17 साल में उन्होंने जो कमाया वो ये कमाया कि एक ट्रक भर के कागज इकट्ठे किए उन्होंने। यानी शायद 80-90 किलो, 100 किलो कागज क्यों ना हो। और ये बात समझ आई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, इसलिए उनका नामो निशान मिट गया। क्योंकि ये भाजपा ने भी बोला था बहुत सालों तक कि अगर हम आए तो नेताजी की फाइलें खोल लेंगे। 10 साल होने को क्यों नहीं खुली? क्योंकि नेताजी की फाइल खुलते ही ये रुपया खुलता है, और रुपया खुलते ही पूरी दुनिया में जो ये जाल चल रहा है वो उसकी जड़ें उखड़ती हैं कि कैसे 900 रुपए 900 के बराबर के एक के बराबर कैसे कर दिया। तो ये हुआ ऐसे कि जो रुपया है ना तो कागज है रुपया, ना स्टील है, ना 50% चांदी है, ना 100% चांदी है। कागज बताते हैं 1882 का पेपर करेंसी एक्ट आज जो चल रहा है, और 1906 का कॉइनेज एक्ट जो आज भी चलन में है, वो ये कहता है कि रुपया मटेरियल नहीं है, चांदी, लोहा, कागज। तो उसमें साफ साफ लिखा है रुपया एक मानक है, प्राकृतिक स्टैंडर्ड है, नेचुरल स्टैंडर्ड्स है। जैसे किलोग्राम, पूरी दुनिया में कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा किलो तो 900 ग्राम का है, या कोई ये कह दे कि मेरा किलो तो 1000 ग्राम 1100 ग्राम का है। कोई ये कह दे मेरा किलोमीटर तो 950 मीटर का है और मेरा किलोमीटर तो 1050 मीटर का है। पूरी दुनिया में ये जो व्यवहार है ये स्टैंडर्ड है। इसी तरीके से रुपया एक स्टैंडर्ड है। 1906 का ये अपना कानून कह रहा है, और वो स्टैंडर्ड ये कहता है रुपया किसी भी मटेरियल का हो, 1 रुपया मतलब है 777 मिलीग्राम सोना, और ये आज भी है। आपकी जेब में अगर 500 का नोट है तो उस पे जो ये एफिडेविट लिखा है कि मैं 500 रुपये देने का वचन देता हूं, इसका मतलब है 500 गुना 777 मिलीग्राम सोना, यानी लगभग 450, 450, 450 ग्राम सोना।
कितने तोड़े और कितना किलो, कितना आधी किलो देख लेना। और उसकी जो कीमत है आज की, इसको कभी भी हम इसको अब रुपये नहीं बोलते, ये बैंक नोट है, क्योंकि ये नोट है, प्रोमिस है ये, और प्रोमिस का मतलब प्रोमिसरी नोट। ये रुपया है और ये प्रोमिसरी नोट है। तो प्रोमिसरी नोट का मतलब है जब मैं इसको रिजर्व बैंक में देने जाऊंगा तो मुझे 777 मिलीग्राम के 2 सिक्के मिलेंगे, रुपये मिलेंगे। और आज के बैंक नोटों की कीमत में सोने का भाव कितना है? 61-62 तो 62,000 है, तो 1 रुपए के बराबर 777 मिलीग्राम सोना। तो 777 मिलीग्राम सोने का भाव कितना बना? लगभग 5,000। तो आपके 1 रुपए की कीमत 5,000 के बैंक नोटों के गोल्ड के बराबर है। कितने डॉलर हो गए? 8-48 60-62 62.5 डॉलर। और मेरे देश में करोड़ों युवा बेच बेच के जमीन भाग रहे हैं, कहीं टॉयलेट साफ कर रहे हैं, कहीं झाड़ू मार रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। जहां जिस समाज में मेरे रुपए की कीमत इतनी ऊंची है, एक चोरी से सब कुछ तबाह कर दिया गया है। और इस चोरी ने इस पूरे समाज के रिश्तों को, पूरे समाज के न्याय को, पूरे समाज की प्रणाली को, पूरे समाज के तंत्र को तहस नहस करके छोड़ा है। इसमें एक और आपको बताऊं मैं, ये मेरे पास एक नोट है पाउंड इंग्लैंड का। इस पे लिखा है आई प्रोमिस टू पे द बीरर ऑन डिमांड द सम ऑफ 5 पाउंड्स। सेम चीज उस पे भी है। और एक गारंटी किसकी है? अपने उस पे गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इस पे गारंटी किसकी है? फॉर द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड। यानी ये नोट सिद्ध कर रहा है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड एक प्राइवेट कंपनी है। और जब 1934 में रिजर्व बैंक आया तो भारत गुलाम था, तो आरबीआई बैंक ऑफ इंग्लैंड की एक ब्रांच आई थी। और आज भी आरबीआई एक्ट 1934 जैसे का तैसा यूं का यूं चल रहा है। तो आज भी वो आरबीआई प्राइवेट कंपनी है। और कभी भी ये, मैं आपको बड़ी गहरी बात बताऊं, कभी भी जब भी स्कोर टीम की मीटिंग होती है आरबीआई की, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है, मंत्रालय की नहीं होती। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स केवल कंपनी में होते हैं। तो आज मेरी पूरी व्यवस्था को आरबीआई एक कंपनी चला रही है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, पूरी दुनिया में जो एनर्जी पे जो कब्जा है वो रॉकफेलर फाउंडेशन का है। पूरी दुनिया में जो टेक्नोलॉजी पे जो कब्जा है वो बिल गेट्स का है। पूरी दुनिया में बीजों पर जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स जितने भी आ रहे हैं, आप जितना भी अपने बच्चों को स्नैक्स खिला रहे हैं, मत खिलाइए, अगली पीढ़ी बहुत तबाही में आएगी। पूरे भारत में आज जो कपास है वो लगभग 98 पॉइंट कुछ % वो बीटी कॉटन है। और बीटी एक कीड़े का नाम है, बैसिलस थ्योरोजेनेसिस एक मिट्टी का कीड़ा है। उसका जीन निकाल के उसमें डाल दिया गया, जीन संवर्धित किस्म बनाई गई है। और आज लगभग 98% जो कपास है वो बीटी है। और जितना स्नैक्स इस टाइम घूम रहा है, जितनी नमकीन, जितने जो कुछ भी घूम रहा है मार्केट में पैकेट का, वो लगभग 100% में कॉटन सीड ऑयल है, बिनोले का तेल। जैसे इन्होंने बिनोले के जीन को बदल दिया, आपके बच्चे का जीन, आपके बच्चे के गुणसूत्र, आपके बच्चे का पूरा डीएनए हर पर बदला जा रहा है। समस्या तो इस हद तक है। यानी बीज बदलने तक नहीं रुका अभी। बीज के अंदर का जो डीएनए है, जिसको गोत्र रूप में हमारा समाज समझता आया, उस गोत्र को ही खिलवाड़ करके खत्म कर दिया गया है। बीज वो आ रहे हैं जो बिना केमिकल के पैदा ही नहीं हो रहे। खीरा खा रहे हो आप, वो चिकना चिकना खीरा आ रहा है पोली हाउस का, 1 साल में 2.5 लाख रुपए का केमिकल छिड़कते हैं उस पे। आज केमिकल छिड़केंगे, परसों आज स्प्रे करेंगे, परसों 30 क्विंटल पर एकड़ निकलेगा। तोड़ते ही शाम को फिर करेंगे, तीसरे दिन 25 क्विंटल फिर निकलेगा। शिमला मिर्च, गोभी, टमाटर,
बैंगन, जो भी पैकेट कार है ना मोनसेंटो का, खासकर जो बिल गेट्स की शेयर्ड कंपनी है, 5 लाख शेयर बिल गेट्स के हैं इसमें, मोनसेंटो में जितना जीएमओ पे काम है वो सारा का सारा उसका है। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी आ रही है, हर चीज में ड्रोन आ रहे हैं, नौकरियां खत्म की जा रही हैं, पुलिस वालों को खत्म करके क्या होमगार्ड लग रहे हैं, सरकारी खत्म करके सिस्टम खत्म हो रहा है जी। बस अग्निवीर का अगर आप समझ गए तो क्लियर ही हो गया काम। फिर उसके बाद पुलिस वालों का काम खत्म करके सारी जगह सीसीटीवी कैमरे आ गए हैं। फिर उसके बाद जो चालान काटने का जो काम था उसकी जगह लाल बत्ती ऑटोमेटिक आ गई है। कैमरे से चालान कटता है तो घर पे अपना चालान पहुंचेगा, किसी आदमी की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम आपके आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है। तो पॉपुलेशन जाएगी कहाँ, खाएगी क्या? मोदी जी का वैसे तो आप सबने इतना गौर से सुना, आपने बहुत शानदार चर्चा मेरे को लगी, बहुत अच्छा लगा, मुझे मजा आया बात करने में। एक चीज जो ये सवाल है ये पूरे देश का बनाया गया भाई, मैं आपको बताऊं पूरे देश के में इस सवाल को घड़ा गया है। कैसे घड़ा गया? मैं करनाल में एक मेरा मित्र है, महिपाल आर्य जी हैं, ये तो नाम भी गड़बड़ कर दिया, मेरे एक मित्र हैं, उनको मैं एक दिन बात कर रहा था बैठे बैठे, वो बोले कि सुनील ऐसे तो देश भूखा मर जाएगा, क्या खिलाएंगे इतनी जनसंख्या को। मैंने उनको 2-3 सवाल पूछे। मैंने उनको बोला जी एक बात बताओ, पूरे भारत में जो FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो कितने अनाज को शराब कंपनियों को 1 रुपया 2 रुपया किलो बेचने के लिए कितने % अनाज को सड़ा देती है? क्योंकि वो तो जिले में बैठा आदमी बोलता कि सुनील ये तो सवाल बड़ा तगड़ा है, कम से कम 55 से 60% अनाज सड़ाती है, जानबूझ के सड़ा, जानबूझ के। ठीक है, से शराब बनाई जाती है। एक देखिए सवाल मेरा तो कुछ नहीं था, मैंने सवाल किए, सामने से जो जवाब आए मैं वो बता रहा हूं। बोले कि 55-60%। अच्छा ठीक। अच्छा एक चीज और है, अगर मैं अपने गांव में देखूं या कहीं भी पूरे भारत में अपने गांव को देखो, अगर मैंने अनाज पैदा किया है तो जो किसान है वो साल भर का अनाज स्टोर करके बाकी सरप्लस को बेचता है। तो इसका मतलब 1 साल का अनाज तो किसान ने अपने पास रख रखा है, और बल्कि उससे ज्यादा। जो शहरों में नहीं रख रखा उसके नाम का भी रख रखा उसने। तो ये कह सकते हैं कि 1 साल का अनाज तो उसने रख लिया, और कम से कम 2 साल से 3 साल का अनाज FCI रखती है। यानी 1,140 करोड़ लोगों के 1 साल के लिए अनाज तो उसने रख लिया है गांव में, भारत ने, और 2 से 3 साल का रख लिया है FCI में। और एक्सपोर्ट कितना होता है मैंने उसको ये भी पूछ लिया। बोले कम से कम जितना ये FCI में रखा है इतना तो एक्सपोर्ट भी होता है, यानी 3 साल का एक्सपोर्ट। 3 साल का एक्सपोर्ट हो चुका, 3 साल का FCI में, और 1 साल का गांव में। कितने लोगों के लिए? 140 करोड़ लोगों के लिए। 14 गुना 7, 14 7 98। यानी अगर दुनिया में, अगर पूरे भारत में 980 करोड़ लोग 1 साल में पैदा हों या हों खाने वाले, तो वो पूरा अनाज उन्होंने पहले तैयार करके रख रखा है। समस्या है सिस्टम में बैठे चोरों के समझने की, जो किसी ड्राइविंग फोर्स से चल रहे हैं, किसी बाहरी बल से चल रहे हैं, उस व्यवस्था को समझने की बात है। तो पूरी दुनिया की बैंकिंग को जब मैं बात कर रहा था, मेरे सवाल क्लियर हो गया ना? हाँ। तो जो ये नोट है, मेरी पूरी जमीन बैंकों में पड़ी, बैंक RBI के, RBI बैंक ऑफ इंग्लैंड की, और बैंक ऑफ इंग्लैंड एक परिवार का है जिसका नाम है रोथचाइल्ड फैमिली। और ये रोथचाइल्ड फैमिली पूरी दुनिया की बैंकिंग को कंट्रोल करती है। जैसे रॉकफेलर फाउंडेशन पूरी दुनिया की एनर्जी को कंट्रोल करता है, जैसे बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करता है, वैसे ही बैंकिंग को कंट्रोल करने वाला ये आदमी है। अब लोकल जो राजनीति है, सरपंच की, MLA की, MP की,
समस्या इससे कहीं दूर जा चुकी है और इसका समाधान है। देखो, सबका अपना अपना विचार है। मैं गांधी जी की एक बुक पढ़ रहा था, हिंद स्वराज। उन्होंने बड़ी कमाल की बात लिख रखी है छोटी सी पुस्तक में। बोले जब भी गुलामी आ रही हो ना, अपने हाथ बांध लो, ऐसा ही करो टोटल। आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर को छोड़ के फैमिली फार्मर बनाओ, फैमिली डॉक्टर नहीं बनाना। आप जितना डॉक्टर को दे रहे हो साल भर में लाखों रुपए, उसमें से अगर 10,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर दोगे आपने 2 क्विंटल गेहूं लगने हैं घर में, जो 2,000 का रेट है उसको 4 का दे दो। कितने ज्यादा लगे? 4। पूरे साल भर में 15,000 10,000 फालतू लगेंगे और पूरा सारा साल भर स्वस्थ। जिस किसान को थोड़ा भाव ज्यादा मिला उसको ये भी टेंशन नहीं। वैसे मेरे से मिलने के बाद तो वो ये कह देगा कि हाँ पैदावार पूरी आ जाएगी, लेकिन अगर वो पहले ये कह रहा है कि भाई पैदावार आधी रहेगी या कम रहेगी, तो उसको उतना ज्यादा दे दो क्योंकि आपको स्वास्थ्य दे रहा है। जब हम क्वालिटी के नाम पे 200 रुपए के जूतों को 2,000 के 4,000 के खरीद सकते हैं, तो क्या गेहूं में केमिकल हटाने वाले किसान से हम 2,000 के गेहूं 4,000 में नहीं खरीद सकते? केवल विचारधारा की तो बात है। तो ये जो आने वाला टाइम है, एक तो मैंने आपको बताया था कि एक बहुत बड़ी समस्या आएगी जिसकी मैं बात कर रहा था, बीमारी की। उससे बचना है, पहले आप डिटॉक्स करवा लेना। जिन जिनको लगे आप आचार्य जी को बता देना, वो मुझे बता देंगे, आपके पास दवा पहुंच जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, ये लेके आ रहे हैं टोटल डिजिटल को, CBDC, सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी। अब ये नोट ये सब खत्म हो जाएंगे। आप ये देखो, सिबिल स्कोर है ना, सिबिल स्कोर हर आदमी कंट्रोल है उससे। हर आदमी सिबिल स्कोर के डर से कहता ना बैंक के तो देने पड़ेंगे। ठीक है। अगला स्कोर आएगा सोशल क्रेडिट स्कोर। जब टोटल नोट खत्म हो जाए, यानी करेंसी टोटल कागजों में होगी, यानी हवा में होगी, नंबरों में, मोबाइल से और कंप्यूटर से, तो लेके आएंगे सोशल क्रेडिट स्कोर। सोशल क्रेडिट स्कोर है, बहुत जल्दी आने वाला है। अगर आप इस पे देखोगे गूगल पे, तो आज तक की एक रिपोर्ट है चीन की सोशल क्रेडिट स्कोर के ऊपर। यूनिवर्सल बेसिक इनकम, सोशल क्रेडिट स्कोर। यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक शब्द है, उसका मतलब है कि आपसे सब कुछ छीन लेंगे, कुछ लोग बचेंगे, उनको केवल उतना देना जितना वो सर्वाइवल के लिए जिंदा रह सके, मतलब केवल जिंदा रहने के लिए दें। और ये काम भारत जोड़ो यात्रा में मोदी कह रहा है ना, ये पप्पू कह रहा है कि सबको 72,000 दे देंगे या दे दो, यानी सब कुछ छीन लो, केवल उनको उतना दे दो जितना चाहिए। एक बात, सेम चीज केजरीवाल भी कह रहा है कि इतने पैसे देंगे, वही बात बीजेपी कह रही है सारी जगह। यानी जब ये टिक्के ठोक रहे थे ना, तो यूनिवर्सल प्रोटोकॉल बना के सब ने अपने अपने वर्करों को ठुकवाया। भाजपा के एरिया में भाजपा के भक्तों ने ठुकवाया, कांग्रेस वालों ने कांग्रेस वालों ने ठुकवाया, जो जहां था। जिनकी लड़ाई रहती है ममता बनर्जी की, मोदी की, ममता बनर्जी भी उसी प्रोटोकॉल में थी, केजरीवाल भी उसी प्रोटोकॉल में था। बल्कि केजरीवाल की तो हरामखोरी और बड़ी थी। हरियाणा में चालान 500 का था, ये मुंह के छींके का, और वो 2,000 ले रहा था। तो ये सब एक है। जो सबसे मेन चीज है वो है मेरे बच्चे, आपके बच्चे। इसके अलावा कोई भक्ति, कोई किसी की भावनाएं कुछ काम नहीं करेंगी, क्योंकि तबाही सबके पास आएगी जो इन्होंने कानून बनाए हैं। तो जो सोशल क्रेडिट स्कोर है वो खासकर है मेरे जैसे लोगों के लिए। अगर आप मेरे विचार में इस विचार को अगर आप पूरा रिसर्च करके इस पे जाओगे तो फिर आपके लिए भी। उससे पहले इन्होंने बनाई है फैमिली आईडी। फैमिली आईडी में आपका सब कुछ ले लिया, आपकी रिश्तेदारियों के सारे कनेक्शन, आपकी ससुराल, आपके मामा जी, आपकी बुआ, आपकी बहनें, सबका कनेक्शन उसमें आ गया। ठीक है, यही हो रहा है ना। और अब जैसे ही करेंसी खत्म होगी तो आधार कार्ड भी आपकी फैमिली आईडी से जुड़ा है, और आपका आधार कार्ड आपकी बैंकिंग से, गैस से, पानी से, बिजली से, रजिस्ट्रेशन से, गाड़ी के सर्टिफिकेट से, जो भी है सबसे जोड़ दिया गया है। अब आने वाले समय में जब डिजिटल हो जाएगा 100%, जो लोग सोशल क्रेडिट स्कोर में सिबिल स्कोर की तरह जोड़े जाएंगे, उनमें जो सिस्टम के खिलाफ बोलेगा उसका सोशल क्रेडिट स्कोर सिबिल स्कोर की तरह डाउन आएगा। जैसे सिबिल स्कोर डाउन आता है ना,
जिसकी 600 से नीचे आ गया उसको लोन नहीं मिलेगा, उसकी बैंकिंग खराब होगी, उसका सारा सिस्टम हिल जाएगा। ऐसे ही सोशल क्रेडिट स्कोर में अगर मैं सिस्टम को गालियां दे रहा हूं, सिस्टम को मैं भद्दा बोल रहा हूं और मैं सिस्टम का विरोधी हूं, तो जैसे जैसे मैं सोशली ज्यादा गंदा बोलता जाऊंगा, बड़ा विरोधी बनता जाऊंगा, मेरा सोशल क्रेडिट स्कोर डाउन आता जाएगा। जैसे ही वो रेड जोन में आया तो मेरा आधार कार्ड कैंसिल होते मेरी बैंकिंग, मेरी बिजली, मेरी पानी, मेरा सब कुछ बंद। और इसको बोलते हैं टोटल कंट्रोल, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में साफ साफ 2017 से लिखा हुआ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, ट्विटर पे भी लिखा हुआ है, यू विल ओन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। आपसे सब कुछ छीनेंगे और आप खुश रहो। ये टारगेट उनका है, लेकिन ये टारगेट हम पूरा नहीं होने देंगे, ये हमारा टारगेट है। क्योंकि मैं स्वतंत्र इकाई हूं परमात्मा की व्यवस्था में और मैं स्वतंत्र ही रहूंगा। मेरे ऊपर कोई कब्जा करे या मेरे ऊपर कुछ गुलामी लेके आए, ये मुझे स्वीकार नहीं है। तो आप सब ने इतना ध्यान से सुना। इसके लिए जो ये नोट वाला